ओके, आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। ऑलराइट, नहीं सर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी बताइएगा, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं सर। यस सर, आ रही है। क्यों नजर नहीं आ रही भाई? सबको नजर यस सर। आनी चाहिए। जी जी। सर ब्लर है। वो हो जाएगा वो। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है। ओके जी। ओके, लास्ट टाइम जो है हमने कहा था कि हमारे जो 3 मेजर टॉपिक थे वो रहते थे। उसमें हम डिस्कस कर रहे थे फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कहा था कि फिस्कल पॉलिसी के साथ साथ हम मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे। और फिर थोड़ा सा हम जस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस हमें करना था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और बैलेंस ऑफ पेमेंट का। जस्ट फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और जो हमारा होगा एक्सचेंज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जस्ट उसकी कुछ डेफिनेशन ही हम इंक्लूड करेंगे इसमें। फिस्कल पॉलिसी से रेलेवेंट कुछ वर्किंग हमने करी थी, कुछ जो है आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। और इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी का एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है कि उसमें एक्चुअली होता क्या है, उसमें कैसे जो है सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, वो थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। जी अभी अब बताइएगा, अब स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। जी सर स्क्रीन आ रही है लेकिन वो है ब्लर है। चलिए, वो मैं साथ साथ बता दूंगा। हाँ, अगर थोड़ा बहुत मोबाइल फोन की वजह से शायद ब्लर हो उसमें स्क्रीन। जूम सॉरी। करे तो समझ अच्छा, जूम एक एक काम कीजिएगा, साथ में आप लोगों को बुक और पेज नंबर बता दूंगा। अगर यहाँ से कुछ विजिबिलिटी का इशू हो तो आप वहां से देख लीजिएगा। सर स्क्रीन पे खाली आपका नाम ही नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं। ओके, एक काम करें, मैं आप लोगों को बुक और पेज नंबर बता देता हूँ, आप उसको ओपन रखिए। अगर यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, किसी को अगर स्क्रीन नजर नहीं आएगी, तो बुक पेज नंबर मैं बताता जाऊंगा। सही है? ओके जी। लास्ट टाइम हमने इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करा था फिस्कल पॉलिसी को यूज करते हुए। ओके, मेक श्योर कर लें कि अब किसी का जो है वो माइक ऑन नहीं होगा। इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो अगर किसी का माइक मीनवाइल ऑन हुआ तो दैट आप लोग जो है फिर खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है?
किसी का माइक जो है वो ऑन नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिखें, हैंड रेज करें, इफ आई अलाउ तो फिर जो है आप माइक ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज किसी का माइक अब ऑन नहीं होगा। ऑलराइट, ओके। फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है इसमें डायरेक्टली। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इकोनॉमी में कैसे जो है वो डायरेक्टली इंटरवीन कर सकती है। हमने कहा था कि गवर्नमेंट के दो मेजर एस्पेक्ट हैं कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर हमने देखे थे। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि जो भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होगी, जी डोनेट करा था उसको हमने, उसके साथ साथ हमने डिस्कस करा था गवर्नमेंट के टैक्सेस जो हैं। हमने कहा था कि जितने भी टैक्सेस होंगे वो जो है गवर्नमेंट की रेवेन्यूज होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, हमारे पास था कि फेडरल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट जो है टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज लेके आती है और इसी के थ्रू जो है इकोनॉमी को स्टेबल या कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ओके, तो ऑलराइट, फिर इसके साथ साथ हमने डिस्कस करा था कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस। जितने भी नेट टैक्सेस होंगे वो गवर्नमेंट के एंड पे क्या है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू है, और गवर्नमेंट के परचेजेस, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है। और डिस्पोजेबल इनकम को हमने डिस्कस कर लिया था कि डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास क्या है। ओके, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। ओके, डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास क्या थी कि अगर हम वाई में से माइनस कर देते थे टी, हाउस होल्ड की जो भी इनकम है उसमें से अगर हम कहते थे कि टी माइनस कर दें हम, तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम या आफ्टर टैक्स इनकम होती थी। इस इनकम को जो है वो कंज्यूम किया जा सकता था या आप इसका इनकम को जो है वो सेव कर सकते थे। तो डिस्पोजेबल इनकम हमने कहा था कि टोटल इनकम में से जब नेट टैक्सेस जो है गवर्नमेंट डिडक्ट कर देती है, टैक्सेस माइनस कर दिए जाते हैं, तो हमारे पास जो इनकम बचती है वाईडी, उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम के हमने कहा था कि देयर वुड बी टू पार्ट्स, आइदर जो है वो कंज्यूम हो रही होगी, कंजम्पशन होगी, या फिर वो सेव की जा रही होगी। फिर इसी तरह हमने कहा था वाई डी को हम वाई माइनस टी से शो कर सकते हैं, क्योंकि वाई में से टी जो है वो माइनस हो चुका होता है। दैट पार्ट वुड बी इक्वल सी प्लस एस। या तो हम उसको कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। फिर हमने जो है गवर्नमेंट कैसे सेंट्रल पार्ट प्ले करती है, हाउस होल्ड, फर्म, डिफरेंट जगह से जो है टैक्स डिडक्ट करती है, और फिर गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग कर रही होती है, प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में जी के तौर पे अपना पार्ट प्ले कर रही होती है। दैट वी डिस्कस। फिर हमने कहा था कि वाई जो है वो हमारे पास, अगर हम एग्रीगेट वाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ हमने एक्सपेंडिचर को देखा था। उसके साथ साथ हमने भी डिस्कस करा था बजट। दो तरह के बजट हो सकते हैं, डेफिसिट एंड सरप्लस। इन केस ऑफ बजट डेफिसिट वी डिस्कस के जहाँ पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जी ज्यादा होंगे और टी जो है वो कम होगा, तो हमने कहा था कि दैट वुड बी बजट डेफिसिट। आपसे पूछा जा सकता है कि बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट सरप्लस क्या होता है। बजट सरप्लस में टी माइनस जी हो जाएगा, टी साइड टैक्सेस जो है वो ज्यादा होंगे, जी कम होंगे, एंड दैट बजट वुड बी सरप्लस। इन केस ऑफ बजट डेफिसिट, जी जो है वो साइड ग्रेटर होगी और टी जो है वो जो है आपके पास लेसर साइड होगी। अच्छा, फिर हमने डिस्कस करा था कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन हमने कहा था C इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टाइम वाई। अब अल्फा मींस के बेयर मिनिमम मिनिमम अमाउंट जो आपकी सेविंग चाहे जीरो हो तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, तो वो अमाउंट हमने कहा था कि दैट वुड बी इक्वल टू अल्फा इंटरसेप्ट। एंड बीटा जो हमने कहा था कि दैट वुड बी स्लोप, आप कितने परसेंट ऑफ इनकम वाईडी का कितने परसेंट जो है वो कंज्यूम करते हो, 75% और कोई भी जो भी आपको परसेंटेज गिवन हो। तो ये एक कंजम्पशन फंक्शन हमने कहा था कि हर इकोनॉमी में एस्टिमेट किया होता है कि हर इकोनॉमी में ऑन एवरेज जो है वो कितनी कंजम्पशन हो रही होती है। ठीक है, तो जितनी कंजम्पशन होगी बाकी रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा वो ऑब्वियसली सेविंग का पार्ट होगा।
और इसको फिर हमने इक्वेशन के थ्रू ड्रॉ करके भी देखा था। y हमने कहा था कि c प्लस आई प्लस जी के इक्वल हो जाएगा, और जबकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमने कहा था कि वो इक्वल होंगे c प्लस, लेट से कि हम इसी ग्राफ के टेबल के थ्रू जाते हैं। ये एग्जांपल हमने डिस्कस करी थी जिसमें आउटपुट इनकम शो की गई थी, ठीक है। और आउटपुट इनकम में से हमने कहा था कि अगर हम टैक्सेस माइनस करते हैं तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाती थी, ठीक है। अब डिस्पोजेबल इनकम के बाद हमने कहा था कि अगर इस डिस्पोजेबल इनकम में से हम इस डिस्पोजेबल इनकम के दो ही पार्ट होंगे, कंजम्पशन होगा या सेविंग होगी। कंजम्पशन जानने के लिए हमने कहा था कि कंजम्पशन फंक्शन आपको गिवन होगा, तो 100 प्लस 0.75 वाई डी इस केस में गिवन था, तो आप क्या करोगे 0.75 जो है हर दफा डिस्पोजेबल इनकम से मल्टीप्लाई करके 100 उसमें ऐड कर दोगे, तो आप हर दफा जो है वो कंजम्पशन फाइंड आउट कर लेते थे। यही केस हमने लास्ट टाइम करके भी देखा था। ओके, ऑलराइट। तो कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू हमने कंजम्पशन फाइंड आउट कर ली थी। फिर हमने कहा था डिस्पोजेबल इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग का पार्ट आ जाएगा। अगर डिस्पोजेबल इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, सेविंग नेगेटिव में हो जाएगी, इसका मतलब आपने कहीं से बाहर कर रखा है। अदरवाइज जो है वो सेविंग जीरो हो जाएगी अगर दोनों इक्वल होंगे। और अगर कंजम्पशन जो है वो कम है, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, तो दैट मीन कि आप कुछ ना कुछ सेव कर रहे होगे। अच्छा, फिर हमने कहा था कि देयर वुड बी इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट आय जो होगी उसके साथ साथ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो हमारे पास गवर्नमेंट परचेजेस, और इन दोनों को हमने कहा था कि 100 कांस्टेंट रखा हुआ है हमने हर केस में। 100 ही इन्वेस्टमेंट थी और 100 ही हमारे पास जो है वो, ओके, ये दोनों 100 थे। तो हमने कहा था अगर हम प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को हम जीडीपी कैलकुलेट करते हुए पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सी प्लस आई प्लस जी। अगर हम सी का पोर्शन, आई का पोर्शन और जी का पोर्शन इन तीनों को ऐड कर देते तो हमारे पास प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आ जाते थे। अब जो है देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और आउटपुट जो है आपके आउटपुट और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है, जितनी आउटपुट किसी भी इकोनॉमी में जनरेट हो रही है और उसके साथ साथ जितनी भी आउटपुट के साथ साथ जितनी भी प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर उस इकोनॉमी में, दैट शुड बी इक्वल। अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो इक्विलिब्रियम जो है अचीव किया जा रहा है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हमने कहा था कि दैट वुड बी द डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं जो है हमें आउटपुट को भी इंक्रीज या डिक्रीज करने की जरूरत होगी। इस केस में हमने कहा था कि लेट से कि 450 जो है वो प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, आउटपुट आपके पास 300 है। 300 में से जब माइनस करते थे आप 450, तो माइनस का हमारे पास आ जाता था 150। इसका मतलब है कि माइनस 150 का मतलब ये हुआ कि प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारे ज्यादा है और हमारा आउटपुट जो है इकोनॉमी में कम है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अगर इक्विलिब्रियम भी अचीव करना चाहती है तो गवर्नमेंट को आउटपुट इंक्रीज करना होगा। अब गवर्नमेंट आउटपुट इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज लेके आएगी। इसी तरह अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि आउटपुट ज्यादा है लेकिन उस तरह से प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है। इसका मतलब इन्वेंट्री आपके पास स्टॉक जो है, आउटपुट जो है वो ज्यादा है लेकिन आपकी जो है यूजेज जो है, एक्सपेंसेस जो है वो उतने नहीं है। तो इसलिए आप आउटपुट को कहीं ना कहीं जो है वो इस सूरत में कम करने की कोशिश करते हो, अश्योरिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए गवर्नमेंट के आइडियल पॉइंट ये होगा जब एग्रीगेट आउटपुट, ठीक है, आउटपुट बाय और इक्वल हो प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। इस केस में हमने कहा था कि लेट्स से कि जो 900 अगर आपके वाई है और 900 ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, तो हमने कहा था ये पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और पॉइंट है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है, तो फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट हमने कहा था कि दो चीजों के थ्रू इंटरवीन कर सकती है, या तो वो टैक्सेस में चेंज लेके आएगी या गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी में चेंज लेके आएगी, ठीक है। तो हमने कहा था कि गवर्नमेंट एश्योर करती है कि इकोनॉमी स्टेबल है, इक्विलिब्रियम है उसमें,
इसका मतलब है प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और वाई जो है वो इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं होंगे, अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आउटपुट इंक्रीज करना पड़ेगा, पॉलिसी ये होगी। अगर आपके अनप्लान इन्वेंट्री चेंज जो है या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम है, आउटपुट जो है वो ज्यादा है, तो आउटपुट को फिर डिक्रीज करना पड़ेगा, ये हमारी पॉलिसी होगी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको पता तो लग गया कि आउटपुट इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है और इतना डिफरेंस है। तो अब गवर्नमेंट के पास दो चीजें हैं, या तो वो जी में चेंज लेके आए या जो है वो टी में चेंज लेके आए। अब क्या 50 कम करने के लिए 50 ही जी जी में कमी करें, या 150 जो है वाई को इंक्रीज करना है 150 से, तो क्या वाई को 150 से इंक्रीज करने के लिए जी में 150 का इंक्रीज करना पड़ेगा, या टैक्सेस में कोई चेंज लेके आना पड़ेगा? दैट वुड बी द क्वेश्चन कि किस डायरेक्शन में जाके गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बना रही होगी। इसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जी और टी जो है, अगर इनमें 1 यूनिट का चेंज आए तो ओवरऑल आउटपुट में कितना चेंज आता है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। मल्टीप्लायर इम्पैक्ट क्या होगा कि 1 यूनिट अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जी में अगर $1 का चेंज आए या टी में $1 का चेंज आए, तो उसकी वजह से आउटपुट पे कितने टाइम चेंज आएगा, दैट वुड बी द मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। मल्टीप्लायर इम्पैक्ट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड के फिस्कल पॉलिसी एट वर्क। जब फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है तो हमें मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड पहले करना होता है कि क्या जी में $1 का चेंज आउटपुट में $1 का चेंज ही लेके आएगा, या 1 यूनिट का चेंज। लेट से मैं कहता हूँ कि जो जी इस केस में है वो 150 हम कर देते हैं। अगर जी मैं इन केसेस में 150 कर दूं, तो जी 150 होने की वजह से क्या आउटपुट में भी 50 का चेंज आएगा, या इससे ज्यादा चेंज आएगा, या कम चेंज आएगा, ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा। क्योंकि हमें हमारी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग यही है कि आउटपुट में हम चेंज लेके आएंगे। अब आउटपुट में चेंज आएगा दो दो चीजों से, या तो जी में चेंज आने की वजह से या टी में चेंज आने की वजह से। पहले हम चेक कर लेंगे कि जी में अगर कोई चेंज आता है तो आउटपुट लेवल कितने से चेंज होता है। इसी तरह फिर हम टी में कोई चेंज आएगा तो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि टी में चेंज आने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आता है, या एट द सेम टाइम दोनों में अगर चेंज आ जाए तो तब जो है आउटपुट में क्या चेंज आएगा। इसके लिए हम जो अंडरस्टैंड करेंगे वो अंडरस्टैंड करेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, अब मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो 3 तरह के होंगे। एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर होगा, दूसरा हमारे पास टैक्स मल्टीप्लायर होगा, और तीसरा हमारे पास बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि 1 यूनिट अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में चेंज आता है तो आउटपुट में कितने टाइम चेंज आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में अगर 1 यूनिट का चेंज आता है तो आउटपुट जो है वाई जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, तो वाई में कितने टाइम चेंज आएगा। इसी तरह टैक्स मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस में चेंज लेके आती है तो आपका जो आउटपुट है वाई जो है उसमें कितना टाइम चेंज आएगा। और बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का मतलब ये है एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग भी 1 यूनिट से चेंज आ जाए और टैक्सेस में भी 1 यूनिट का अगर चेंज आए, तो एट द सेम टाइम दोनों में अगर चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से एग्रीगेट आउटपुट जो है इकोनॉमी में वाई जो है आउटपुट जो है उसमें कितने टाइम चेंज आएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लायर को हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे अगर 200 से आउटपुट को इंक्रीज करना है तो आपको जी में कितना चेंज लेके आना चाहिए, या टी में कितना चेंज लेके आना चाहिए, या दोनों में at the same time कितना चेंज लेके आना चाहिए। तो पहले हम इन मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को चेक करेंगे, इनके फार्मूलाज डिस्कस करते हैं कि कितना इम्पैक्ट आएगा, और फिर इसको हम टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे बताइएगा कि मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर और बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होते क्या हैं, ये समझ आ गया, थ्योरेटिकली समझ आ गया कॉन्सेप्ट? सर नहीं आया समझ में, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अच्छा, स्पीड तेज है। ओके, मैं रिपीट किए देता हूँ, सही है।
मैं रिपीट कर देता हूँ मैं रिपीट कर देता हूँ देखें, यहाँ पे हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या है कि एग्रीगेट आउटपुट जो है, आउटपुट वाई इक्वल होना चाहिए प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के, तो इक्विलिब्रियम होगा। अदरवाइज जो है वो डिसइक्विलिब्रियम होगा। अगर यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है या एग्रीगेट आउटपुट ज्यादा है तो वहां पे डिसइक्विलिब्रियम होगा। तो गवर्नमेंट डिजायर ये करेगी कि कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। अब इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट के पास हमने कहा दो ऑप्शन है। एक तो ये कि गवर्नमेंट जी में चेंज लेके आ सकती है, अपनी स्पेंडिंग अपने एक्सपेंडिचर में चेंज लेके आ सकती है, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट टैक्सेस में जो है वो चेंज लेके आ सकती है। ठीक है, टैक्सेस में चेंज लेके आ सकती है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो है वो चेंज लेके आ सकती है। ये दो ऑप्शन है। अब हम कहते हैं कि अगर लेट से यहाँ पे जो है आउटपुट को ज्यादा करना चाहिए, पहले तीन केसेस में आउटपुट को ज्यादा करना चाहिए। अब हम कहते हैं कि 50 जो है यहाँ पे ज्यादा करना चाहिए, यहाँ पे 100 से आउटपुट को ज्यादा करना चाहिए, यहाँ पे 150 से। अब ये तो हमें पता लग गया कि आउटपुट को इतने से ज्यादा करना चाहिए। इतना ज्यादा करने के लिए आपको कितने यूनिट जो है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में चेंज लेके आना चाहिए या टैक्सेस में चेंज लेके आना चाहिए। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है मल्टीप्लायर इम्पैक्ट का पता होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट किसी इकोनॉमी में 1 यूनिट का चेंज लेके आती है जी में या टी में, तो उसकी वजह से कितने टाइम आउटपुट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कितने टाइम इम्पैक्ट आता है। अगर मैं कितने टाइम, अगर लेट से मैं कहता हूँ कि 2 टाइम इम्पैक्ट आता है, तो इसका मतलब होगा कि 50 का चेंज लेके आना है तो 25 का आप जी में चेंज ले आए, 2 टाइम होगा ना। 25 का चेंज आएगा तो 2 टाइम का मतलब 50 कवर हो जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ 5 टाइम चेंज आएगा, हमें 50 का चेंज लेके आना है, तो हमें जो है 50 डिवाइड बाय 5 सिर्फ 10 का चेंज लेके आएंगे जी में। इसलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को पहले अंडरस्टैंड करें कि कितने टाइम उसका इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह फिर हमने कहा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ मल्टीप्लायर जो गवर्नमेंट चेंज लेके आ सकती है। एक होगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर का मतलब ये था कि अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग जी में चेंज लेके आए तो उसका इम्पैक्ट आउटपुट वाई पे कितने टाइम आएगा। लेट से 1 यूनिट का चेंज 5 टाइम चेंज लेके आता है, 6 टाइम, मतलब अगर 10 यूनिट जी इंक्रीज कर जाता है तो क्या 10 यूनिट इंक्रीज करने की वजह से आउटपुट जो है वो 10 यूनिट ही इंक्रीज करते हैं या 10 से ज्यादा करते हैं, 20, 30, 40, 50, कितने कितने टाइम इंक्रीज आएगा। दैट जो है हम अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर को डिस्कस करेंगे। टैक्स मल्टीप्लायर इसी तरह टैक्स में चेंज आके गवर्नमेंट कितने टाइम आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। बैलेंस बजट जो है थर्ड पॉलिसी जो गवर्नमेंट के पास होती है, एट द सेम टाइम अगर दोनों में चेंज आ जाए, टैक्स भी चेंज हो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी चेंज हो, तो तब कितना जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है आउटपुट पे, कितने टाइम आउटपुट में चेंज आ सकता है। ये तीनों चीजें हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे आपको फर्दर समझ आती जाएंगी चीजें। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स से क्या हम कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो 900 के बजाय 1100 पॉइंट पे जाना चाहती है। सही है, पहले जो है वो इक्विलिब्रियम 900 पॉइंट पे है, अब गवर्नमेंट चाहती है कि वो 1100 पॉइंट को अचीव करे। 1100 से मुराद है कि 200 का गवर्नमेंट चाह रही है कि इंक्रीज आना चाहिए आउटपुट में। अब 200 का अगर आउटपुट में आप इंक्रीज चाहते हो तो जी या टी में चेंज लाके कैसे अचीव कर सकते हो, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि आप सिर्फ जी में चेंज लेके आ सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर का मतलब ये होगा कि आप जो जी है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है सिर्फ उसमें चेंज लाके आप जो है आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अब उसने कहा कि हम जाना चाहते हैं 900 से 1100 पॉइंट पे, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 200 का। अब ये 200 का जो डिफरेंस है, जो आउटपुट आपने इंक्रीज करनी है, क्या इसके लिए आप
200 से जी को इंक्रीज करेंगे या कम से इंक्रीज करेंगे या 200 से भी ज्यादा से इंक्रीज करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ जो है चीजों को डिस्कस करते हैं, फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला सबसे पहले नोट डाउन कर लें। 1 डिवाइडेड बाय MPS या 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। ठीक है, अब MPS और MPC क्या है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद जो है चीजें जो है फर्दर आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई गिव वन एग्जांपल कि आप ओके MPC जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC का मतलब ये है कि आप MPC का मतलब ये है कि आप टोटल इनकम में से कंज्यूम कितना करते हो, कंजम्पशन कितना पोर्शन करते हो। जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन में डिस्कस करा था ना, 0.75 0.8, तो जितना प्रपोर्शन आपका कंज्यूम करने में जाता है तो वही MPC होगा। और MPS क्या होगा, 1 में से आप MPC माइनस, लेट से हमने कहा कि कंजम्पशन फंक्शन में हमें पता है 0.75 जो है वो MPC है कि हाउस होल्ड या इकोनॉमी में जो कंजम्पशन होती है वो 75% होती है। अब आपको पता लग गया MPC जो है वो 0.75 है, मतलब 75% है। अब MPS फाइंड आउट करना चाहते हैं कि सेविंग का प्रपोर्शन कितना है, मार्जिनल जो पोर्शन है सेविंग का वो कितना है, तो आप 1 में से माइनस कर दोगे कंजम्पशन वाला पार्ट। टोटल इनकम तो आपकी YD1 ही है ना, 1 में से जितना प्रपोर्शन जो है स्पेंडिंग में चला गया, बाकी जितना भी होगा हमारे पास सेविंग होता था। तो 1 में से हम MPC अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो पोर्शन बचेगा वो MPS होगा कि आप सेविंग का प्रपोर्शन कितना है। तो आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर जानने के लिए दो तरह के प्रपोर्शन पता होने चाहिए कि सेविंग कितना प्रपोर्शन आप करते हो और स्पेंडिंग कितना प्रपोर्शन करते हो। दोनों में से एक गिवन हो तो दूसरा आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर जो कंजम्पशन का प्रपोर्शन है MPC, वो मैं अगर आपको बताऊं कि 75% है, तो इसका मतलब क्या होगा, 75%, 1 में से अगर हम 75 माइनस कर देंगे 0.75 तो हमारे पास 0.25 आ जाएगा। तो MPS जो है सेविंग का प्रपोर्शन हमारे पास ऑब्वियसली कितना बचेगा, 0.25। तो फॉर्मूला क्या है गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर का, 1 डिवाइडेड बाय MPS। तो अगर इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें MPC 0.75 है, 0.75 का मतलब ये है कि 1 में से 0.75 जब हमने माइनस कर दिया तो MPS जो है वो हमारे पास 0.25 आ गया। 1 डिवाइडेड बाय 0.25 तो हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर आ जाएगा। लेट्स से MPS 0.25 है, अगर हम 1 को डिवाइड कर दें 0.25 से तो मुझे आंसर बताइएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.25। आंसर बताइएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.25। सर 4 आ रहे हैं, 4 4 आ गया ना, ऑलराइट। इस 4 का मतलब ये है कि अगर जी में 1 यूनिट का गवर्नमेंट चेंज लेके आएगी तो आउटपुट जो है Y जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, remember that we are thinking of increasing government spending G by 200। पहले हम जब हमने कहा कि आउटपुट को हमें 200 से इंक्रीज करना है तो फर्स्ट अगर हमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम कहेंगे G को 200 से इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन जब हमने मल्टीप्लायर को अंडरस्टैंड करा तो उसके बाद हमें पता लगा वी कैन यूज द मल्टीप्लायर एनालिसिस टू सी व्हाट न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ Y वुड बी फॉर एन इंक्रीज ऑफ G ऑफ 200। अगर हम G को 200 से इंक्रीज कर देते तो आउटपुट में कितना चेंज आता। पहले हमने सोचा कि अगर हम Y को 200 से इंक्रीज करना चाहते हैं तो G को 200 से इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को। मल्टीप्लायर इन अवर एग्जांपल इज 4, जैसे आप लोगों ने अभी कैलकुलेट करा, बिकॉज बी द MPC अब हमेशा जो आपको बीटा गिवन होगा
उसके ही इक्वल होगा, ठीक है। जो कंजम्पशन फंक्शन में बीटा की बात हम करते हैं 0.75 जो उस केस में था, तो वो एमपीसी ही है हमारे पास, और 1 में से एमपीसी माइनस कर देंगे तो हमारे पास एमपीएस होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो हमने फार्मूला में पुट करा 1 माइनस 0.75 या 0.25 को 1 डिवाइड बाई 0.25 करा, तो हमारे पास 4 जो है वो आ गया मल्टीप्लाई। अब इसका मतलब है जी में 200 चेंज आएगा तो 4 टाइम इंक्रीज आएगा वाई में, 200 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वाई जो है वो 800 से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो y कितने से, अगर g में 200 का चेंज आएगा तो y में कितना चेंज आएगा, जी बताइएगा जी। तो समझ नहीं आ रहा। सर देखो 800 का चेंज आएगा। 800 का चेंज आएगा, सही है। अगर g में हम 200 का चेंज करें तो हमें पता है मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना है g का, जितना मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा g को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, g मल्टीप्लाई उसका जो भी मल्टीप्लायर इफेक्ट है 200 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 800 का y में चेंज आएगा। अगर अब मैं पूछूं आपसे कि हमें जो चेंज लेके आना था वो तो लाना था 200 का, अब 200 का चेंज आने के लिए अगर मैं आपसे पॉलिसी पूछूं कि कितना चेंज आना चाहिए जी में, तो आप बता सकते हो, जी कोई बताएगा कि अगर हम y में 200 का चेंज लाना चाहते थे, हमें पता लग गया मल्टीप्लाई इफेक्ट जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का 4 है, तो आप जी में कितना चेंज लेके आओगे, जी बताइएगा। 0.25। जी में आप कितना चेंज लेके आओगे, आपको अचीव करनी है 200 इनकम इंक्रीज करनी है, 200 से इनकम आप इंक्रीज करना चाहते हो, वाई चेंज करना चाहते हो। अब 200 से अगर आपको वाई चेंज करना है, आपको पता है 1 यूनिट वाई का चेंज करूंगा तो 4 टाइम इम्पैक्ट आएगा, तो आप बताएं मुझे जी को कितने से चेंज करोगे कि 200 जो है अचीव हो जाए। सर 50 से शायद। 50 से, जितना भी आपने y को इंक्रीज करना है आप डिवाइड कर दोगे मल्टीप्लाई इफेक्ट से, ठीक है। आप y को अगर आपने 200 से इंक्रीज करना है तो 200 को डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है, जितना भी मल्टीप्लाई इफेक्ट होगा, ठीक है। 200 डिवाइड बाय 4, तो इसका मतलब है अगर 50 जी में चेंज लेके आऊंगा तो 50 का 4 टाइम हमें पता है 200 होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 4 200, तो 200 वाई में चेंज आ जाएगा। अगर हम अचीव करना चाहते हैं 200 का इंक्रीज वाई में, तो हमें पता है अगर मल्टीप्लायर इफेक्ट 4 है तो हम 200 को, जो चेंज हमें रिक्वायर्ड है 200 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50, कि 50 का जी में चेंज आना चाहिए ना कि 200 का। अगर 200 का जी में चेंज आया तो वाई 800 से इंक्रीज कर जाएगा। अब 200 का चेंज लाने के लिए आप क्या करते हो, 200 को डिवाइड कर देते हो मल्टीप्लाई इफेक्ट 4 से, आपके पास आ जाता है 50, तो आप कहते हो कि जी में जस्ट 50 का अगर चेंज आ जाए, अब आपकी पॉलिसी ये होगी कि आप 50 का चेंज रिकमेंड करोगे जी में कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग 50 से इंक्रीज कर दे, तो आप 1100 पॉइंट जो है वाई जो है आप उस लेवल को अचीव कर लोगे। इफ जी इंक्रीजेस बाय 50, the equivalent level of y will change by 200 and new value of the y will be 1100, 900 प्लस 200 हो जाएगा, ठीक है। आपका नया इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो 900 की बजाय अब 1100, 200 से y इंक्रीज कर जाएगी, जो आपकी डिजायर थी कि आपका जो आउटपुट लेवल है वो अब 1100 पे चला जाए। अगर हम इसी को एग्जाम्पल के थ्रू चेक करना चाहें रेट से, बाकी किसी चीज में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे देखें जो पहले हमने एग्जांपल 9.1 में टेबल डिस्कस करा था सब सेम है, सिर्फ हमारी पॉलिसी क्या है कि जी में 50 का चेंज आ जाए, ठीक है। पॉलिसी हमारी क्या हुई, जी में 50 का चेंज आ जाए। अब जी में 50 का चेंज आने के बाद बाकी तमाम वही उसी तरह से वर्किंग है, आप इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। जी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जी पूछिएगा।
सर आप ये वही समझा रहे जो लास्ट क्लास में आपने समझाया था ना? लास्ट क्लास में जो समझाया था मैंने वो पहले रिपीट कर दिया है ना। वही सर मैं पूछ रही हूँ, आपने लेकिन चैप्टर 8 का कहा था, ये तो चैप्टर 9 है। नहीं नहीं, मैंने चैप्टर 8 नहीं बोला था। चैप्टर 8 तो हम जस्ट डेफिनेशन डिस्कस कर रही थी हमने वो दूसरे वाली बुक से। चैप्टर 9 और 10 ही बोला था हमने। ठीक है चैप सर। जी। अच्छा, इसको जितनी भी ये चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप दोबारा से इसकी रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा। अगर अभी आपको थोड़ी बहुत चीजें अगर नहीं समझ आ रही तो आपको हो सकता है दोबारा समझ आ जाए। वैसे फोकस करें कि जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कोई इसमें सच जो सर है। ये समझ में आ चुका है, ये लास्ट क्लास में हमने लिया था, तो लास्ट क्लास हमने ली थी, समझ आ गया था हमें। समझ आ गया ना। अब इसमें ये है, यहाँ पे जो पॉइंट मैंने जस्ट न्यू पॉइंट जो डिस्कस करा है वो ये डिस्कस करा है कि अगर पहले तो था 100 थी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अब अगर 100 से 150 हो जाती है तो आप हमने कहा था कि 200 का चेंज आ जाएगा आउटपुट में। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका 200 से इंक्रीज कर जाएगा। पहले आपका इक्विलिब्रियम 900 पे था, अब आपका इक्विलिब्रियम 1100 पे चला जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ 50 चेंज आने की वजह से जी में। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लेट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम चाहें कि y जो है वो 200 से या y 400 से इंक्रीज करनी है तो आप g में कितना चेंज लेके आओगे, तो आप मुझे बताओगे। या आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें पता होना चाहिए एमपीएस या एमपीसी। एमपीएस या एमपीसी पता होगा तो आपको मल्टीप्लाई इम्पैक्ट का पता होगा ना। फंक्शन आपको गिवन होगा या आपको एमपीसी की वैल्यू गिवन होगी, एमपीएस की वैल्यू गिवन होगी। वो वैल्यू अगर आपको गिवन होगी तो आप मल्टीप्लाई इफेक्ट ढूंढ लोगे। जैसे ही आपको मल्टीप्लाई इफेक्ट पता लगेगा, जो भी आपसे चेंज रिक्वायर्ड है, आप टोटल 200 का अगर चेंज रिक्वायर्ड है तो 200 को आप मल्टीप्लाई इफेक्ट से डिवाइड कर दो, तो वो आपका आंसर होगा कि आप इतना जी में चेंज रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जी में कितना चेंज लेके आया जाए कि आप y को 200 से या 400 से इंक्रीज करें, तो वो आप जो है एमपीएस या एमपीसी की बेस पे बता सकते हो। ओके। अच्छा, अब जी में क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग थ्योरेटिकली अगर हम देखें जितनी भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होती है ना उसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या आता है। अब गवर्नमेंट जितनी स्पेंडिंग करेगी उतने जो है वो जॉब्स क्रिएट होंगी, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उतना जो है वो बिजनेसेस जो है वो इंक्रीज होंगे। तो उसकी वजह से हमें समझ आता है कि आउटपुट पे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है जैसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होती है। अगर हम टैक्स मल्टीप्लायर को देखें, अब थ्योरेटिकली देखें तो टैक्स अगर इंक्रीज कर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हाउस होल्ड की इनकम वाईडी जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि टैक्सेस ज्यादा हो चुके हैं। बिजनेस की इनकम कम हो जाएगी क्योंकि टैक्सेस ज्यादा हो चुके हैं। तो टैक्सेस ज्यादा होने की वजह से एग्रीगेट आउटपुट पे हमें समझ आता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब कितने टाइम नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इसके लिए हमें टैक्स मल्टीप्लायर का फार्मूला जो है वो डिस्कस करना होगा। टैक्स मल्टीप्लायर का जो फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल होगा परसेंटेज चेंज, ये वाला फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन टी। टी में जितना भी चेंज आया है इसको आप या हम सिंपल रखें, ठीक है। टैक्स मल्टीप्लायर होगा एमपीसी डिवाइडेड बाय एमपीएस, ठीक है। एमपीसी डिवाइडेड बाय एमपीएस टैक्स मल्टीप्लायर का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए टैक्स मल्टीप्लायर का फार्मूला है माइनस एमपीसी डिवाइडेड बाय एमपीएस। माइनस का मतलब ये है कि इसका इनवर्स रिलेशनशिप होगा आउटपुट के साथ। टैक्स इंक्रीज होगा तो वाई डिक्रीज होगा, टैक्स डिक्रीज होगा तो वाई इंक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। अब एमपीसी से मुराद ये है कि कितना प्रपोर्शन कंजम्पशन का या बीटा हमारा कितना था। तो इस केस में हमारा बीटा जो 0.75 था और एमपीएस हमने फाइंड आउट कर लिया था 1 माइनस एमपीसी, इसका मतलब 0.25 हमारा जो है वो 0.25 जो है इस केस में हमारा जो है वो एमपीएस था। अब एमपीएस 0.25 का मतलब ये है जी। एक मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ।
जी, अब बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके फाइन। तो अब टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, एमपीसी डिवाइडेड बाय एमपीएस। अगर मैं कहूं एमपीसी जो है 0.75 है, 0.75 डिवाइडेड बाय एमपीएस 0.25 हुआ। 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25 बताइएगा आंसर क्या आएगा? सर 3 आ रहा है। 3 आ रहा है ना, और 3 किस चीज का होगा, नेगेटिव का 3 होगा, ऐसे ही है? पॉजिटिव में आ रहा है। नहीं, एमपीसी यस और सर, साइन तो वही नेगेटिव रहेगा 3 ना, आएगा। नेगेटिव रहेगा, सही। -3 आ रहा है। -3। -3 का मतलब ये है अगर टैक्स में 1 यूनिट इंक्रीज आएगा तो 3 टाइम आपका आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा। क्या मतलब होगा इसका -3 का? टैक्स में अगर 1 टाइम इंक्रीज आएगा तो आउटपुट जो है y जो है वो 3 टाइम कम हो जाएगा। अब इसी तरह अगर टैक्स 1 यूनिट से कम होगा, टैक्स अगर कम होगा तो 3 टाइम आपका आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा। -3 का मतलब क्या हुआ जी, कोई रिपीट करेगा? सर ये नहीं आया समझ में, दोबारा बता दें। जी, किसको समझ नहीं आया? सर मुझे नहीं आया समझ में। जी, इंशाल्लाह देखें, जब हम बात कर रहे हैं टैक्स मल्टीप्लायर की, तो टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमारे पास है माइनस। माइनस का मतलब है इसके बीच आउटपुट और टैक्स मल्टीप्लायर के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एमपीसी डिवाइडेड बाय एमपीएस। एमपीसी से मुराद कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम करते हो आप लोग, जो बीटा आपको गिवन होगा, लेट्स से हमने कहा कि वो 0.75 था, और एमपीएस हमें पता है 1 में से अगर हम एमपीसी माइनस करते हैं तो हमारे पास एमपीएस आ जाता है, जो इस केस में जो है हमारे पास 0.25 है। तो 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25 हमारा आंसर आ गया 3। ऐसे ही आया ना, और ये 3 होगा नेगेटिव का 3, -3 आंसर आया हमारा, ऐसे ही है। यस सर। जी यस इंशाल्लाह सर। बताइएगा। यस सर, -3। -3। अब इस -3 का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस 1 यूनिट से इंक्रीज कर देगी, $1 से या $1 मिलियन से या किसी भी एक यूनिट से अगर इंक्रीज कर देगी तो आपकी वाई में 3 टाइम डिक्रीज आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट 1 यूनिट से टैक्सेस कम कर देगी, डिक्रीज कर देगी, तो वाई जो है वो 3 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। नेगेटिव का मतलब है इनवर्स रिलेशनशिप। 3 का मतलब है कि 3 टाइम चेंज आएगा, 3 टाइम नेगेटिव चेंज आएगा जब टैक्सेस इंक्रीज होंगे, और जब टैक्सेस डिक्रीज होंगे तो 3 टाइम पॉजिटिव चेंज आएगा वाई में। अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट को वाई इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स में चेंज लेके आओगे। समझ आ गया? जी ऑलराइट। तो ये तो हो गया। इससे पहले हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर को डिस्कस कर लिया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर सिंपली, अगर आपको फॉर्मूला याद है, 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस अगर आप कर दो तो आपके पास जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर आ जाता है। और इसी तरह अगर आप टैक्स मल्टीप्लायर कर दो तो टैक्स मल्टीप्लायर में एमपीसी डिवाइडेड बाय एमपीएस और नेगेटिव फार्मूला का ये अगर आपको पता लग जाए दोनों चीजें, तो आपको पता लग जाएगा टैक्स मल्टीप्लायर आपके पास क्या है। अब आपको अगर पॉलिसी डिजाइन करनी है कि टैक्स में मैं कितना चेंज लेके आऊं तो वाई में कितना चेंज आएगा, आपको पता है मल्टीप्लायर इम्पैक्ट कितना है। इसी तरह गवर्नमेंट स्पेंडिंग का भी आपको पता है। अच्छा, अगर एट द सेम टाइम दोनों में एक एक यूनिट का चेंज आ जाए, लेट्स से एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाए और टैक्सेस भी 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाए, इसका मतलब ये होगा कि एट द सेम टाइम दोनों में चेंज आ गया। तो एट द सेम टाइम अगर दोनों में चेंज आ गया, इसको हम कहते हैं बैलेंस बजट मल्टीप्लायर।
अगर आप दोनों में चेंज लेके आ रहे हो तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होगा कि आप एक तरफ टैक्सेस भी इंक्रीज कर रहे हो और दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्पेंडिंग भी इंक्रीज कर रही है, तो वाई पे कितना चेंज आएगा इसको हम अगर अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, अब बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हमेशा 1 के इक्वल होगा। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर किसके इक्वल होगा? हमेशा 1 के इक्वल होगा। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर किसके इक्वल होगा? जी बताइएगा। सर 1 के। 1 के इक्वल। अब देखें हमने कहा कि जी में भी चेंज आए और टी में भी चेंज आए। जी में चेंज आने की वजह से हमारा आंसर कितना आ रहा था? 4 टाइम। ऐसे ही था, 4 था आंसर। जब हम यस जी में चेंज लेके 4 और जब टी में इंक्रीज करा हमने तो -3 आया। ऐसे ही था। यस सर। 4 में से -3 कर देंगे तो 1। दोनों में अगर एट द सेम टाइम चेंज आएगा तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ऑलराइट। अब अगर हम इन तीनों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर सबसे पहले हमने डिस्कस करा, इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ गवर्नमेंट परचेजेस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर में गवर्नमेंट जो है वो जी में या तो इंक्रीज कर रही होती है या डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है, अब मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, जो हमने डिस्कस करा। और जितने यूनिट जी में चेंज आएगा उसको इसके आंसर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर जी में 1 यूनिट का चेंज है तो इसका आंसर 4 था तो 4 का चेंज आ जाएगा। अगर हम जी में 50 का चेंज लेके आ रहे हैं, इसका आंसर 4 आता है। 50 मल्टीप्लाई बाय 4 तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे जो है वो 200 का इम्पैक्ट आएगा। वाई जो है वो 200 से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट समझ आया? जी फर्स्ट पॉइंट बताइएगा, समझ आ गया? यस सर। ओके, सेकंड पॉइंट देखिएगा, टैक्स मल्टीप्लायर, इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ टैक्सेस। आप टैक्सेस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो गवर्नमेंट के तौर पे। फार्मूला हमारे पास है -MPC डिवाइडेड बाय MPS। तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा हमारे पास, -3 या वट। ठीक है, इस केस में -3 जैसे आया था। अब जितना भी जी में चेंज आया, टी में जितना भी चेंज आएगा, टी अगर 1 यूनिट से चेंज है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से तो -3 का आ जाएगा। अगर टी में 50 का चेंज आया तो उसके मल्टीप्लाई इम्पैक्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल इम्पैक्ट कितना आएगा वो हमें पता लग जाएगा। मल्टीप्लाई इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी हम जी या टी में चेंज लेके आते हैं। लास्ट में अगर हम देखें बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, जो हमने कहा कि उसका फार्मूला 1 के इक्वल होगा। जो जी में चेंज आएगा वही आपका एग्रीगेट आउटपुट या इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा। इससे मुराद क्या है? लेट्स से जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने 50 से इंक्रीज कर दिया था जी को, जब हमने 50 से जी को इंक्रीज करा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ सर पे शो कर दूं, लेट्स से हमारी पॉलिसी ये थी कि हमने 50 जो है वो जी में चेंज लेके आए। 50 जी में जब चेंज लेके आए, मल्टीप्लायर इम्पैक्ट हमें पता था वो कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 0.25। तो 4 था ना जी का मल्टीप्लाई इम्पैक्ट। चलिए मैं अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, जिनको समझ नहीं आई वो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को गिवन होगा MPC। ठीक है, लेट्स से MPC जो है वो 0.75 आपको गिवन है। ठीक हो गया? ओके, अब अगर आपको MPC गिवन हो तो आप MPS खुद से क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, MPS फाइंड आउट करने के लिए आपको 1 माइनस MPC करना होगा, जो भी MPC की वैल्यू होगी। ठीक हो गया? इक्वल टू 1 माइनस वट एवर। ठीक है, 1 माइनस MPC करोगे तो आपके पास MPS की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया? अब अगर आपको जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है, ठीक है,
गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लाई अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली अगर किसी को समझ नहीं आई तो यहाँ पे देख रहे फर्दर। फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, यही था फॉर्मूला। जी जी बताइएगा मुझे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाय MPS एमपीएस। MPS से ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लाई कितना आ गया, 4। इसी तरह टैक्स मल्टीप्लाई, टैक्स मल्टीप्लाई को अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, टैक्स मल्टीप्लाई मेरे पास किसके इक्वल था, इज इक्वल टू माइनस एमपीसी कितना है, डिवाइडेड बाय एमपीएस, यही फॉर्मूला था। यस सर। यस सर। -3 आ गया, टैक्स मल्टीप्लाई आ गया -3। और बैलेंस बजट मल्टीप्लाई क्या होगा, बैलेंस बजट मल्टीप्लाई सिंपली आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस कर दोगे टैक्स मल्टीप्लाई को। सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि ऑलरेडी साइन है तो इस फार्मूला में आपने जो है इन जस्ट दोनों को ऐड करना है, नेट इम्पैक्ट ऐड करना है। ठीक है, तो जस्ट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, 4 में से -3 कर दिए हमने, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास नेट इम्पैक्ट आ जाएगा बैलेंस बजट मल्टीप्लाई का। अब हमें पता है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई इम्पैक्ट ये जो है वो गिवन है। अब पॉलिसी ये है कि लेट से फर्स्ट पॉलिसी ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जी इंक्रीज कर देती है, जी इंक्रीज बाय 50। जब गवर्नमेंट जी को इंक्रीज कर देगी 50 से, तो हम चेक करना चाहते हैं कि आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। आउटपुट पे इम्पैक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, जितना आपने जी में चेंज लेके आए हो, जी में कितना चेंज लेके आए हो 50 का, मल्टीप्लाई कर दोगे जी चेंज को, जो भी इसका मल्टीप्लाई इम्पैक्ट होगा। ठीक है, जिस चीज में चेंज लेके आओगे उसको उसके मल्टीप्लाई इम्पैक्ट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये वाला था, y में जो चेंज आएगा या इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा वो 200 का चेंज आएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जिस चीज में चेंज आएगा उस चीज के मल्टीप्लाई से आपको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा y का चेंज। ठीक है, लेट्स से टैक्सेस में हम कहते हैं कि 50 का चेंज आ जाता है। अब अगर टैक्सेस में 50 का चेंज आएगा तो क्या होगा, कि मल्टीप्लाई से कर दूं, ठीक है, -150। एक तरफ तो 200 से इंक्रीज हो गया, दूसरी तरफ से 150 डिक्रीज हो गया टैक्सेस में आने की वजह से। अगर मैं दोनों ही, ये भी मैंने यूज करी पॉलिसी, ये भी यूज करी, तो इसका मतलब है मैंने बैलेंस बजट मल्टीप्लाई पे गया हूँ, तो मैंने जी भी एट द सेम टाइम चेंज कर दिया और टैक्सेस भी चेंज कर दिए। तो नेट इम्पैक्ट क्या आएगा, सिंपली इन दोनों का जो है वो डिफरेंस हो जाएगा, या इन दोनों को मैं सिंपली ऐड कर दूं तो मेरे को डिफरेंस पता लग जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 50 का बैलेंस बजट मल्टीप्लाई की वजह से चेंज आ जाएगा, बैलेंस बजट की वजह से कितना चेंज आएगा 50 का। 50 से मुराद अब क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने कहा कि जितना जी में चेंज आएगा उतना ही वाई में चेंज आएगा अगर बैलेंस बजट मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 है, जी में कितना चेंज आया 50 का, तो हमने कहा कि जितना जी में चेंज आया है उतना ही चेंज जो है वो बैलेंस बजट मल्टीप्लाई की वजह से वाई में आ रहा होगा।
ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है। आपको जो है वो डिफरेंट चीजें, वाई में कितना चेंज आएगा, जी में चेंज आने की वजह से, टी में चेंज आने की वजह से, या दोनों में चेंज आने की वजह से, इस तरह के शॉर्ट से क्वेश्चन आपको पेपर में गिवन हो सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, चले इसमें जो है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बता देता हूं, उसको कर लीजिएगा जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब आंसर द फॉलोइंग। अब जी, अगर क्वेश्चन है जोरिया पूछिएगा। नो सर, क्वेश्चन नहीं था, बाय मिस्टेक। ओके ओके ओके, फाइन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर मैं आप इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन हो, लेट्स से एमपीएस आपको गिवन हो, एमपीएस गिवन है 0.4, व्हाट इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर? आप फौरन से बता सकते हो ना? आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर का पता है, आप कर दोगे 1 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आपके पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर आ जाएगा। अगर एमपीसी गिवन हो तो अगेन आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर बता सकते हो, 1 में से एमपीसी माइनस कर दो, एमपीएस आ जाएगा आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, तो आपके पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर अगेन आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको एमपीएस गिवन हो तो आप अगेन बता सकते हो, एमपीएस गिवन हो तो आप टैक्स मल्टीप्लायर बता सकते हो, एमपी सी गिवन हो तो टैक्स मल्टीप्लायर बता सकते हो, क्योंकि एमपीसी के थ्रू हम एमपीएस की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो अगर इस तरह की तमाम चीजें आपको गिवन हो तो आप जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट या जी में चेंज आने की वजह से वाई में कितना चेंज आएगा, ये तमाम क्वेश्चन डील कर सकते हो। तो इस चैप्टर में जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर, फिस्कल पॉलिसी वाला चैप्टर है, इसमें जो है जस्ट यहीं तक चीजें इंक्लूड होंगी। आप लोगों को ये तीनों मल्टीप्लायर्स पता होने चाहिए, और इससे पहले इक्विलिब्रियम वाला जो हमने एग्जांपल करी है, क्वेश्चन करा है, वो क्वेश्चन आपको जो टेबल हमने 9.1 जो है करा था, ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए, पॉलिसी सजेस्ट करनी आनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक दफा फिर दिखा देता हूँ ये वाला टेबल जो हमने लास्ट फिजिकल क्लास में किया था। दैट वुड बी दिस वन। ठीक है, तो ये इस तरह का डाटा जो आपको गिवन होगा, बाकी कुछ डाटा आपको गिवन नहीं हो तो आप खुद से जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद नेट इम्पैक्ट क्या आएगा अनप्लान इन्वेंटरी चेंज पे, और डिसइक्विलिब्रियम जो है आउटपुट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो ये पॉलिसी जो है ये आपको इस चैप्टर में से आना चाहिए। और कुछ शॉर्ट डेफिनेशन जो है, जैसे जो है वो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, बजट डेफिसिट क्या है, ठीक है, और इसके साथ साथ डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कुछ डेफिनेशंस हैं। एक जो है ये एग्जांपल क्वेश्चन है 9.1 वाला, इसी तरह का पूछा जा सकता है। टैक्स मल्टीप्लायर की डिफरेंट डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं तीनों की, और आपको एमपीएस या एमपीसी की बेस पे जो है वो पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि जो वाई में कितना चेंज आएगा, या मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट की नंबर जैसे हमने 1 डिवाइड बाय 0.25 करा तो 4 आ गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, तो इस तरह के मल्टीप्लायर इफेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है चीजें इंक्लूड होंगी चैप्टर जो है फिस्कल पॉलिसी वाला। अब वन लास्ट चैप्टर हमारा रहता है मॉनेटरी पॉलिसी वाला। इसमें से जो जो चीजें मैं यहाँ पे करवाऊंगा, इंक्लूड करूंगा, वही पेपर का जस्ट पार्ट होंगे, बाकी जो चीजें हम स्किप कर देंगे वो जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। अब जैसे फिस्कल पॉलिसी में तो हमें समझ आ गया कि गवर्नमेंट चेंज लेके आएगी, डायरेक्टली जी और टी में चेंज आके कैसे चेंज करती है वो हमें पता लग गया। मल्टीप्लाई इफेक्ट और तमाम चीजें वाई में कैसे चेंज आएगा वो हमें पता लग गया। अब मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है कि मनी सप्लाई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक वर्क करता है। किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक जो है वो
गवर्नमेंट के लिए जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में जो बेसिक पर्पस ये है कि वो मनी सप्लाई को कम या ज्यादा किया जा रहा होता है। मनी सप्लाई किसी भी इकोनॉमी में कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी होनी चाहिए, उसको स्टेबल रखने के लिए जो है डिफरेंट पॉलिसीज लेके आई जाती हैं। अब मनी सप्लाई होती क्या है, लास्ट टाइम हमने दो डेफिनेशन डिस्कस करी थी, M1 और M2। ठीक है, और M1 में हमने कहा था कि जितने भी करेंसी लोगों के पास है, होल्ड कर रखी है लोगों ने, या बैंक के जो करंट अकाउंट डिपॉजिट हैं वो जो है M1 में आ जाता है। फिर हमने कहा था कि M2 से मुराद क्या है कि उसके साथ साथ अगर आप सेविंग अकाउंट तो सेविंग का जितना भी पैसा है, अगर वो सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है उसको भी ऐड कर दो, तो मैंने कहा था कि हमारे पास M2 की डेफिनेशन आ जाती है। तो बेसिकली चाहे आप M1 की डेफिनेशन के थ्रू जाओ या 2 की डेफिनेशन, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का या स्टेट बैंक, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अब डिफरेंट फीचर्स होंगे, डिफरेंट टूल्स होंगे। जैसे फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंट टूल्स थे, इसी तरह मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए भी डिफरेंट टूल्स होंगे जो स्टेट बैंक जो है उनको यूज कर रहा होगा। अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, डेफिनेशन ऑफ मनी हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो मनी एक्चुअली है क्या, उसके कुछ फीचर भी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ इस तरह की हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी। फिर हमने कहा था कि फैट मनी क्या होता है, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। वो ये मनी की जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं या M1 M2 या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो चैप्टर 8 के स्टार्ट में हम जो जहाँ से डिस्कस कर रहे थे वहीं से इंक्लूड कर लीजिएगा। और इसके बाद फिर हमने M1 और M2 भी वहां से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो चीजें अंडरस्टैंड करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे हाउ बैंक इज मनी। गिव मी अ मिनट। ओके, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूंगा बैंकिंग का आपको, फिर जो है मैं आप लोगों को जो सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है। इस चैप्टर में से जो मेजर क्वेश्चन है वो आप लोगों से यही है कि सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है, मनी सप्लाई को कम ज्यादा करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज लेके आता है। वो 2-3 पॉइंट होंगे, जैसे डिफरेंट फिस्कल पॉलिसी में आपके पास जो है वो टैक्स मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर या बैलेंस बजट, इस तरह की 3 पॉलिसीज होती थी। इसी तरह हम 2-3 टूल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक जो है वो यूज कर रहा होगा। अच्छा, इससे पहले हम अगर हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम की, तो बैंकिंग सिस्टम की जो स्टार्ट है वो आप लोगों को पता होगा। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो ओल्ड टाइम में लोग पहले जो है वो बार्टर सिस्टम के थ्रू जो है वो ट्रांजेक्शन्स करते थे। बार्टर सिस्टम से बाद एक्सचेंज करते थे गुड्स विद गुड्स। फिर जैसे ही आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड लोगों ने रियलाइज करा कि इसका डिफिकल्ट टास्क कि आपको हर तरह की चीज बनानी आनी चाहिए, एक्सचेंज करना बहुत इशू था, अपनी नीड के अकॉर्डिंग लोग ढूंढना बहुत मुश्किल थे। तो सिस्टम डेवलप होता होता हमने कहा कि कमोडिटी की तरफ मूव कर गया कि लोगों ने कुछ कमोडिटी को सेंट्रलाइज कर दिया कि जैसे गोल्ड जिसके पास होगा वो कोई भी चीज बाय या सेल कर सकता है, तो गोल्ड को एज अ जो करेंसी के तौर पे जो है वो लेना शुरू कर दिया। फिर सिस्टम डेवलप होता होता जो है अब लोगों ने रियलाइज करा कि गोल्ड जो है उसको कैरी करना या उसके साथ जो रिस्क अटैच है, थेफ्ट हो सकता है, डिफरेंट अदर रिस्क हो सकते हैं। तो लोगों ने उस टाइम के जो गोल्ड स्मिथ थे उनके पास गोल्ड को रखवाना शुरू कर दिया। उस गोल्ड को रखवाने के अगेंस्ट उनको गोल्ड स्मिथ जो थे वो एक स्लिप इशू कर देते थे। जितने ओंस आपने गोल्ड रखवाया उतने ओंस की जो है वो स्लिप इशू कर दी जाती थी। अब लोगों को ये था कि उनके पास जो स्लिप है उनसे उनका काम हो जाता है, जो भी उन्हें ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं वो ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं।
तो अब उनको एज सच जो है वो गोल्ड वापस निकलवाने की जरूरत पेश नहीं आती थी। जैसे ही कुछ टाइम गुजरा, गोल्ड स्मिथ जो थे उन्होंने रियलाइज करा कि ये जो हमारे पास गोल्ड है इसको तो लोग लेने के लिए वापस नहीं आ रहे होते। एज सच एक ही दफा में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सभी लोग वापस लेने आए। कभी कभार किसी को थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है तो लोग आ जाते हैं लेने के लिए। एज सच एट द सेम टाइम सभी लोग वापस लेने नहीं आ रहे होते। तो उन्होंने रियलाइज करा कि क्यों ना इस गोल्ड को हम जो है वो किसी और को जो है वो जैसे लोन के तौर पे या किसी और को जो है वो इशू करना शुरू कर दे, क्योंकि एट द सेम टाइम तो हमारे पास आ नहीं रहे। हम किसी और को अगर इशू कर देंगे तो जब वो लेने आएंगे तो हम वापस कॉल कर देंगे तो वापस हमारे पास आएगा, इतने टाइम में हम उसको मैनेज करके जिससे हमने बोरो करा होगा या जिसने हमारे पास रखवाया होगा उसको हम वापस कर देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अप्लाई करा। इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट उन्होंने एक्स्ट्रा स्लिप इशू करना शुरू कर दी। एक्स्ट्रा स्लिप से मुराद, अगर आपके पास 100 ऑन्स का गोल्ड रखवाया गया है गोल्ड स्मिथ के पास, तो वो 200 की स्लिप इशू कर देते थे, 100 एक्स्ट्रा इशू कर देते थे। उनको पता है कि लोग कौन सा एक दफा में लेने आ रहे हैं तो इसका ये सच इम्पैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से जो है बैंकिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। बैंक जो है टोटली इसी कॉन्सेप्ट पे आपको पता है वर्किंग कर रहे होते हैं। जो लोग डिपॉजिट करवा रहे होते हैं उन्हीं डिपॉजिटर का पैसा जो है जो बैंक लोन के तौर पे दे देते हैं, और कम रेट पे जो है आप डिपॉजिट करते हैं, हायर रेट पे जो है वो लैंडिंग लोन दे रहे होते हैं, और जो इनका बीच का डिफरेंस होता है वो बैंक की अर्निंग होती है, बैंक जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट जो है बैंक कैसे डेवलप हुए वहां से जो है स्टार्ट हुआ। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रन ऑन अ बैंक, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। रन ऑन अ बैंक का मतलब है कि जिन लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा है, अगर एट द सेम टाइम सभी लोग अपना पैसा विड्रॉ करने आ जाएं। जी कोई क्वेश्चन? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं दोबारा कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी अब बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है? नो सर। यस सर, हो रही है। ओके फाइन। अच्छा, अब बैंकिंग का हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब रन ऑन अ बैंक क्या होता है? रन ऑन अ बैंक से मुराद कि अगर एट द सेम टाइम सभी लोग अपना पैसा निकलवाने आ जाएं बैंक से कि हमारा पैसा वापस करें, तो इसको कहते हैं रन ऑन अ बैंक। ये तब होता है जब बैंक जो है वो डिफॉल्ट कर जाए, इकोनॉमी क्राइसिस की तरफ चली जाए, लोगों को पता लग जाए कि बैंक डिफॉल्ट करने वाले हैं, हमें अपना पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो तब जाके जो है बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि रन ऑन अ बैंक की सिचुएशन हो। तो नॉर्मली सिचुएशन में रन ऑन अ बैंक की सिचुएशन नहीं होती। बैंक को पता है कि लोग अपना पैसा वापस नहीं निकलवाते, तो उसी पैसे को जो डिपॉजिट करवाया होता है लोगों ने पैसा, उसी पैसे को बैंक लोन के तौर पे दे देते हैं। तो इस तरह जो है वो बैंकिंग का सिस्टम वर्क करता है। अब इस बैंकिंग के सिस्टम को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री में डिफरेंट पॉलिसीज बताएगा कि भाई इस तरह जो है आपने वर्किंग करनी है, इतने डिपॉजिट है, इतने लोन दे सकते हो, इतना रिजर्व रखवाना है। डिपॉजिट जितना भी आएगा उसका एक खास पोर्शन जो है आप सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाओगे, कमर्शियल बैंक को पॉलिसी दी जाती है। तो डिफरेंट गाइडलाइन सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को देते हैं। कमर्शियल बैंक वो बैंक जो हाउस होल्ड के साथ डील करते हैं, बिजनेसेस के साथ डील करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। अब मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में अगर हम देखें तो अगर आपको अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म बताऊं, एसेट में से अगर हम लाइबिलिटीज माइनस कर दे तो हमारे पास ओनर इक्विटी के इक्वल आता था, या नेट वर्थ जो भी है। अब एसेट जो है वो किसके इक्वल होंगे? लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी या लाइबिलिटी प्लस नेट वर्थ। ठीक है। अब एसेट में से जितनी भी लाइबिलिटीज माइनस हो जाए तो हम उसे कहते हैं ये नेट वर्थ है, या इस बिजनेस में जिसने भी ये बिजनेस ओन कर रखा है, शेयर होल्डर है, तो ये उनकी वर्थ है, इस पे जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अब अगर हम बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक की जो अगर हम टी अकाउंट के थ्रू देखें, उनकी एसेट साइड या बैलेंस शीट को हम देखें एसेट और लाइबिलिटी साइड, तो एसेट साइड पे उनके रिजर्व और लोन होंगे। अब रिजर्व और लोन एसेट कैसे होंगे?
कमर्शियल बैंक जितना भी पैसा रिजर्व के तौर पे रखवाएगा सेंट्रल बैंक के पास, वो उनके रिजर्व हैं, वो कभी भी वापस ले सकते हैं, जस्ट लाइक एसेट। तो रिजर्व जितने भी हैं वो एसेट साइड पे लेट्स से 20 बिलियन के उनके पास जो है वो रिजर्व हैं। और इसी तरह बैंक जिनको लोन देगा वो लोन भी वापस उसने क्लेम करने हैं, तो वो भी उनके एसेट के तौर पे आ जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करके हमारी जो है वो एसेट साइड आ जाती है बैंक की, जो इस केस में 110 मिलियन लेट से। अच्छा, अब दूसरी साइड पे लाइबिलिटी क्या होगी? जितने भी लोगों ने डिपॉजिट बैंक में जमा करा रखे हैं वो बैंक की लाइबिलिटी है, कभी ना कभी बैंक को वापस करने हैं। तो लेट्स से 100 के जो है वो डिपॉजिट है। अब अगर हम 110 में से जो टोटल एसेट थे उसमें से टोटल डिपॉजिट जो है या टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दें, तो हमने कहा था कि हमारी नेट वर्थ आ जाती है। तो नेट वर्थ जो बिजनेस की अपनी वर्थ है वो 10 मिलियन की है। जो डिफरेंस है लाइबिलिटी प्लस एसेट में, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दें तो हमारे पास नेट वर्थ आती है। नेट वर्थ जो है बिजनेस की एक्चुअल में खुद की वर्थ है, बाकी तो बिजनेस ने जो लोगों का पैसा है वही पैसा जो है वो लोन दिया हुआ है या रिजर्व रखवाया हुआ है। नेट वर्थ वो है जो बिजनेस की अपनी वर्थ है, जो लाइबिलिटी पे करने के बाद भी बिजनेस के पास अवेलेबल होगी। अब हम यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि कमर्शियल बैंक जो है कोई ना कोई एक खास परसेंटेज जो है वो रिजर्व के तौर पे सेंट्रल बैंक को रखवाते हैं। वो रिजर्व जो है वो इसलिए भी रखवाते हैं कि एक तो पॉलिसी है कि गाइडलाइन कमर्शियल बैंक को कंट्रोल किया जा सके। ऐसा ना हो कि जितने डिपॉजिट हैं उतने ही लोन दे रहे हों, तो अगर लोग लोन लेने के लिए वापस पैसा लेने के लिए आए तो उनके पास पैसा ना हो। और इसलिए भी कि सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को कम ज्यादा करने के लिए भी रिजर्व को कम या ज्यादा करता है, उसकी रिजर्व की रेशो क्या है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट रीजन जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से रिजर्व की एक सर्टेन अमाउंट जो है वो डिडक्ट करता है, रिजर्व के तौर पे कुछ ना कुछ पैसा जो है वो डिमांड कर रहा होता है। अब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो जो है वो कंट्री टू कंट्री, इकोनॉमी टू इकोनॉमी डिपेंड करेगी। समहाउ रिजर्व रेशियो की जो रिक्वायरमेंट है उसको स्टेट बैंक कम कर देता है, समहाउ ज्यादा कर देता है। अब जब कम करेगा और ज्यादा करेगा रिजर्व रेशियो, तो उसकी वजह से मनी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक हमें जस्ट पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व चार्ज कर रहा होता है कमर्शियल बैंक से। तो वो कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक के पास एक खास परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो है वो रखवा रहा होता है एज अ रिजर्व। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक हमें समझ आ जाती है कि नेटवर्थ क्या है, डिपॉजिट क्या है, वो लाइबिलिटी के तौर पर होते हैं, लोन क्या है, रिजर्व क्या है, ये तमाम चीजें हमने खैर डिस्कस कर ली। अब अगर हम क्रिएशन ऑफ मनी की तरफ जाएं, एक्सेस रिजर्व को जस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक्सेस रिजर्व, एक्सेस रिजर्व से मुराद है एक्चुअल रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व। एक्चुअल रिजर्व से मुराद कि आपने एक्चुअल में कितना, लेट से आपने जो 20 मिलियन जो है वो रिजर्व के तौर पे रिक्वायरमेंट, स्टेट बैंक की तरफ से कितनी रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायर्ड रिजर्व होगा जो आपको हर हाल में करवानी थी। अगर आपने स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट से ज्यादा रिजर्व रखे हुए हैं तो इसका मतलब है एक्सेस रिजर्व है, आपने ज्यादा रिजर्व रखवाए हुए हैं, ज्यादा रिजर्व है। ज्यादा रिजर्व का मतलब ये होगा कि आप उन रिजर्व को कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उस रिजर्व के अगेंस्ट जो है कंपनी जो है वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर रही होती हैं, वो फर्दर हम डिस्कस करते हैं। राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि एक्सेस रिजर्व क्या होते हैं। एक्सेस रिजर्व किसके इक्वल है? एक्चुअल रिजर्व माइनस कर देंगे उसमें जो भी सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड रिजर्व। तो जो भी अमाउंट, लेट से 100 एक्चुअल रिजर्व है और रिक्वायर्ड जो है वो 20 थे, तो 80 के जो रिजर्व है वो जो एक्सेस रिजर्व है, 80 आपने ज्यादा जो है वो रिजर्व के तौर पे रखा हुआ, उस 80 को आप कहीं ना कहीं जो है लोन के तौर पे दे सकते हैं या यूज कर सकते हैं। जब आप इस 80 को लोन के तौर पे देंगे उसके थ्रू जो है आप बैंक जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। खैर, एक्सेस रिजर्व ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, अगर जस्ट में
ओके, अब मनी मल्टीप्लायर को आप जस्ट अंडरस्टैंड करें। मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, अब उससे पहले भी अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, just give me a minute, we have 25 minutes. Okay, अच्छा, हमारा जो मेजर क्वेश्चन है हम उसकी तरफ आते हैं, फिर इसमें तमाम क्वेश्चन जो है वो डील हो जाएंगे। हाउ द फेडरल रिजर्व कंट्रोल द मनी सप्लाई, ये हमारा मेजर क्वेश्चन है। इसको नोट डाउन भी कर लें कि मनी सप्लाई को जो है वो फेडरल रिजर्व जो है कंट्रोल या सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब मनी सप्लाई से मुराद क्या है कि किसी भी इकोनॉमी में जितनी करेंसी फ्लोट कर रही है और जितने भी बैंक डिपॉजिट हैं उसको हम कहते हैं कि अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो इससे मुराद है कि किसी भी कंट्री की मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आता है कि लोगों को पैसा बहुत आ गया, इन्फ्लेशन हो गई, प्राइसेस इंक्रीज कर गई। तो अगर कंट्रोल करना चाहती है गवर्नमेंट तो मनी सप्लाई को कहीं ना कहीं कंट्रोल कम करना है। तो उस मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने के लिए फेडरल रिजर्व या सेंट्रल बैंक किस तरह की पॉलिसी सामने लेके आएगा या उसके पास कौन कौन से टूल्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो टूल है वो है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो से मुराद कि जो बैंक को उन्होंने क्राइटेरिया दिया था कि आप इतनी रिजर्व रेशो जो है वो हर हाल में रखेंगे, तो रिजर्व रेशो अगर कम या ज्यादा होती है तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आएगा। अब रिजर्व रेशो एक्चुअली जो आपके पास है वो रिजर्व रेशो होती है कि अगर आप 20% रिजर्व रखवाते हो तो इसका मतलब है 20% का रिजर्व अगर आपने रखवाया है तो आप उसके अगेंस्ट 5 टाइम डिपॉजिट कर सकते हो। बैंक जो है 5 टाइम डिपॉजिट कर सकता है। रिजर्व रेशो को अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अभी हम डिस्कस कर रहे थे जो मनी मल्टीप्लायर का, मनी मल्टीप्लायर किसके इक्वल है, 1/बाय रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। लेट्स से रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो अगर आपको बता दी जाए वो 20% है। ठीक है, कितने परसेंट, 20%। अगर आपको 20% जो है वो बता दी जाए तो 1/0.2 कितना आएगा आंसर, 1/0.2 कीजिएगा। 0.05। 1 को डिवाइड करना है आपने 0.2 से, 2 से नहीं 0.2 से, उसको 5 परसेंट आ रहा है। 5 आ 5। गया ना, 5 आ गया। अच्छा, अब इस 5 का मतलब ये है कि 5 अगर 20% आपने रिजर्व के तौर पे कमर्शियल बैंक ने रखवाया है तो वो 5 टाइम डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है। लोगों के डिपॉजिट जो हैं वो 5 टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर लेट से आपने जो रिजर्व के तौर पे पैसा रखवाया है वो है 100 का, ठीक है, 100 अगर आपने रिजर्व के तौर पे रखवाया है तो अगर हम 100 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से जो हमारा आंसर आया है तो कितना हो जाएगा, 500। यस सर। 500 के डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, 500 के डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। अब 500 के डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किए हैं, जो बैंक ने डिपॉजिट दिए हैं, उस 500 में से 100 रेट से बैंक ने जो है वो रिजर्व के तौर पे रखा हुआ था, वो रिजर्व कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया, पे कर दिया। बाकी जो डिफरेंस होगा 400 का, उस 400 को बैंक लोन के तौर पे दे सकता है। किसके तौर पे दे सकता है, लोन के तौर पे दे सकता है। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 1/बाय रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। सेंट्रल बैंक कहता है कि 20% जो है वो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो होगी। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो अगर 20 होगी तो 1/0.2, तो हमें पता लग गया कि मल्टीप्लायर जो है, मनी मल्टीप्लायर जो है वो 5 है। अब 100 की अगर रिजर्व हो, 100 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका मनी मल्टीप्लाई होगा रिजर्व की रेशो होगी, तो 500 के डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट किए जा सकते। इस एग्जांपल को अगर हम यहाँ पे शो कर सकूं मैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अगर ओके, ऑलराइट,
यहाँ पे देखें, अब हमारे पास किसी भी इकोनॉमी में हमने कहा कि मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कंट्रोल कैसे कर सकता है। तो नंबर 1 जो टूल है वो हमारे पास है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो को कम या ज्यादा करके। अब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कम या ज्यादा करके आप कैसे कर सकते हो? अब हम अगर इकोनॉमी में अंडरस्टैंड करें, एक तरफ हमारे पास फेडरल बैंक गिवन है, इसकी बैलेंस शीट है, और दूसरी तरफ हमारे पास कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो आपको गिवन है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से मुराद ये है कि सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री में एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी वर्क करता है, गवर्नमेंट से हट के इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होता है। अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो सेंट्रल बैंक जो है वो पैसा प्रोवाइड करता है, और गवर्नमेंट उनको वो सिक्योरिटीज जो है वो सेल कर देती है। गवर्नमेंट अपने नाम से सिक्योरिटीज जो है वो रखवाती है सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक वो पैसा उठा के गवर्नमेंट को दे देगा, गवर्नमेंट उसकी स्पेंडिंग करे, गवर्नमेंट उसको यूज करे। तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं वो फेडरल बैंक के एसेट्स हैं। फेडरल बैंक कभी भी जो है वो क्लेम कर सकता है, वापस जो है वो गेन कर सकता है गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं ये 200 के रेट से $200 के एसेट्स हैं। अब लाइबिलिटीज गवर्नमेंट की क्या होगी? कमर्शियल बैंक ने जितना भी पैसा रखवाया हुआ है रिजर्व के तौर पे वो वापस तो करना होगा कभी ना कभी। तो वो जितना भी रिजर्व कमर्शियल बैंक रखवाएंगे वो पैसा क्या होगा? वो लाइबिलिटी है। अब सेंट्रल बैंक ने जो नोट इशू कर रखे हैं वो नोट जो है अगर जितना भी पैसा करेंसी फ्लोट कर रखी है वो करेंसी अगर वापस ली जाएगी तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ आपको पे करना होगा। तो जितनी भी करेंसी इकोनॉमी में फ्लोट हो रही है वो भी सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटीज में आ जाएगा। रिजर्व और करेंसी जो है वो लाइबिलिटीज में आ जाएंगे, और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जितनी भी सेंट्रल बैंक ने होल्ड कर रखी है वो उनके एसेट के तौर पे आ जाएंगे, और ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये तो केस हो गया सेंट्रल बैंक का। अगर हम देखें कमर्शियल बैंक का, अब कमर्शियल बैंक जो है हमने कहा कि अगर 100 के रिजर्व हैं तो उसका 5 टाइम डिपॉजिट आप कर सकते हो, और 5 टाइम अगर आप डिपॉजिट कर सकते हो तो उसका मतलब ये है अगर 20% रिजर्व में चला गया 500 का तो 80% आप लोन के तौर पे रख सकते हो। तो वो यहाँ पे जितने भी लोन आपने दे रखे हैं वो आपको वापस रिसीव होने हैं, आपके एसेट हैं। रिजर्व आपने जितने भी रखवा रखे हैं वो आपको वापस रिसीव होने हैं, आपके एसेट्स हैं। लेकिन लाइबिलिटी आपकी क्या है? जो भी लोगों ने आप के यहाँ डिपॉजिट करवा रखा है वो आपके यहाँ लाइबिलिटी है। अब ये हमें समझ आ गया, ये तब है जब ओके गिव मी अ मिनट, माय मिस्टेक। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, ये तब का सिनेरियो है जब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 20% है। 20% का मतलब ये है ना कि 5 टाइम जो है वो डिपॉजिट और बाकी रिजर्व और लोन के तौर पे। तो 20% का मतलब ये है कि 5 टाइम जो है वो डिपॉजिट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम मनी सप्लाई की डेफिनेशन पे जाएं तो मनी सप्लाई की डेफिनेशन होती थी करेंसी प्लस डिपॉजिट, करेंसी प्लस डिपॉजिट। अगर इस सिनारियो में पैनल ए जो हमें गिवन है, अगर हम मनी सप्लाई फाइंड आउट करना चाहें तो जितनी भी करेंसी फ्लोट हो रही है 100 की करेंसी फ्लोट हो रही है। ठीक है, और जितने भी डिपॉजिट हैं, डिपॉजिट कितने हैं? 500 के। तो अगर मैं आपसे पूछूं M1 मनी सप्लाई कितनी है इस टाइम पीरियड पे, तो आप बता सकते हो कितनी है? जी बताइएगा। मनी सप्लाई 600 है सर। 600। ठीक है, आपने जस्ट करेंसी के जो भी नंबर थे और डिपॉजिट जितने भी थे उनको ऐड कर दिया और आपने बता दिया भाई इतनी जो है वो मनी सप्लाई है। अब हम कहते हैं कि सेंट्रल बैंक इस मनी सप्लाई को कम या ज्यादा कर सकता है इस रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो को चेंज करके। पहले जो रेशियो है वो 20% थी, अब इस रेशियो को अगर कम कर दिया जाए, अब अगर ये रेशियो कम हो जाएगी, लेट से पैनल 2 में देखिएगा, अगर ये रेशियो 12.5 हो जाती है तो आप मनी मल्टीप्लायर फाइंड आउट कीजिएगा। पहले 1 डिवाइडेड बाय 1 को डिवाइड करें 0.125 से, 1 को डिवाइड कीजिएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.125। जी आंसर बताइएगा मुझे।
सर 8 आ रहा है। 8 आ रहा है ना। अच्छा, अब पहले क्या था, आप 5 टाइम डिपॉजिट कर सकते थे, अब कितने डिपॉजिट कर सकते हो, 8 टाइम डिपॉजिट कर सकते हो। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो कम हो गई है, आपको जो रिजर्व के तौर पे पैसा रखवाना है वो कम हो गया है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो कम है। तो इसका मतलब ये है कि आप 8 टाइम पहले 5 टाइम डिपॉजिट कर सकते थे, अब जो है आप 8 टाइम डिपॉजिट कर सकते हो। अब 8 टाइम डिपॉजिट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया। अब 8 टाइम डिपॉजिट करने का मतलब ये होगा कि आपका 100 के अगेंस्ट 800 के जो है आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब 300 ज्यादा डिपॉजिट जो है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो और 300 ज्यादा का लोन आप लोगों को दे सकते हो, क्योंकि आपकी रिजर्व की रिक्वायरमेंट के अंडर आता है ये। अब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो कम होने की वजह से डिपॉजिट 300 से इंक्रीज कर गए। अब आप देखो मनी सप्लाई की डेफिनेशन, सेकंड में बताइएगा करेंसी कितनी है 100, डिपॉजिट कितने हैं 800 के, तो मनी सप्लाई किसके इक्वल हुई, सेकंड पैनल 900। 900, ठीक है। तो अब आप देखें जस्ट रिक्वायर्ड रेशो जो है सेंट्रल बैंक ने कम कर दी, मनी सप्लाई 600 से 900 हो गई। तो वन ऑफ द मेजर टूल जिसके थ्रू मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कम या ज्यादा कर सकता है वो है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। अब अगर मैं कहूं कि मनी सप्लाई अगर कम करनी है सेंट्रल बैंक को, तो वो इस रेशो को इंक्रीज कर देगा। लेट्स से हम कहते हैं कि इस रेशो को जो है वो 40 कर देता है, सही है, 40% कर देता है। अब 40% अगर ये रेशो कर दी जाए तो मुझे आप आंसर बता सकते हैं कि मनी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा, जी करके बताइएगा। अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो 40% हो जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा, जी बताइएगा। जी चलिए मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। 1 को आप डिवाइड कर देंगे सिंपली 0.4 से, 40% मतलब 0.4, 1 डिवाइड बाय 0.4, तो इसका मतलब आंसर क्या आया 2.5। यस सर। जी सर। 2.5 का मतलब अगर 100 के रिजर्व हैं तो इसका मतलब है 250 के डिपॉजिट हो सकते हैं, कितने के हो सकते हैं, तो 350 आंसर आ रहा है। और 250। 100 जो है वो करेंसी का हो जाएगा, 100 करेंसी वाला और 250 डिपॉजिट, तो मनी सप्लाई 350 हो जाएगी, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जी माइक ऑफ रखिएगा। ऑलराइट, तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो को कम या ज्यादा करके आपने देखा कि मनी सप्लाई को कैसे चेंज किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ द फेडरल बैंक और सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी सप्लाई, तो आप सबसे पहले बोलोगे कि डिस्काउंट जो सॉरी रिजर्व रेशो है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, उसको कम या ज्यादा करके जो है वो मनी सप्लाई को कम या ज्यादा किया जा सकता है। आप इसी तरह एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, ये अगर आपको समझ आ गया हो। ऑलराइट, अनदर वे, एक और तरीका है जिसके थ्रू आप सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा होता है, वो है डिस्काउंट रेट। सर मेरा ये डिस्काउंट, क्वेश्चन है कि हाँ, ये सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है, ये दोनों एक ही है या इसमें इनमें कोई देखो डिफरेंस नहीं? मैं बता रहा हूँ, कमर्शियल बैंक बिजनेस और हाउस होल्ड या कंज्यूमर को डायरेक्टली डील करते हैं, लोन देते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक ये काम नहीं करता। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है। सेंट्रल बैंक का काम कमर्शियल बैंक जितने भी हैं उनको कंट्रोल करना होता है, उनके लिए पॉलिसी बनाते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि रिजर्व रेशो कितनी होगी, मनी गवर्नमेंट के बिहाफ पे वर्क करेगा तो मनी सप्लाई कम रखनी है ज्यादा रखनी है, तो सेंट्रल बैंक की जो वर्किंग है वो कुछ इस तरह की होगी। जबकि कमर्शियल बैंक की जो मेजर एक्टिविटीज हैं वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोगों को लोन देना होता है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कंट्रोल किया जाता है कमर्शियल बैंक को थ्रू सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक पॉलिसीज देते हैं, कंट्रोल करते हैं जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है। जी समझ आ अच्छा गया। सर, स्टेट बैंक?
जी, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, ठीक है, ओके सर। फाइन। अब अगर हम अनदर वे टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इज डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंट रेट क्या है? डिस्काउंट रेट जब कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए होता है, उनके पास पैसे की शॉर्टेज होती है, अगर वो सेंट्रल बैंक से बोरो करें, सेंट्रल बैंक से बोरो करें कि हमें पैसा चाहिए, तो सेंट्रल बैंक जिस रेट पे पैसा देगा उसको कहते हैं डिस्काउंट रेट। सेंट्रल बैंक जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को फाइनेंसिंग करेगा, पैसा देगा, उस रेट को कहते हैं डिस्काउंट रेट। उस रेट को क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रेट, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट दैट बैंक पे टू द फेड टू बोरो फ्रॉम इट, ठीक है। कमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसके पास पैसा नहीं है, तो एक सर्टेन डिस्काउंट रेट पे कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक पैसा दे रहा होगा। अगर लेट से कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज्यादा जो है फाइनेंस की शॉर्टेज हो गई है, लोग अपना पैसा वापस निकलवाने आ गए हैं, ठीक है, या किसी भी तरह शॉर्टेज है, तो उनको अगर पैसा चाहिए तो कमर्शियल बैंक रिक्वेस्ट करेगा सेंट्रल बैंक से कि हमें कुछ लोन दिया जाए, कुछ पैसा दिया जाए। तो कमर्शियल बैंक जब पैसा देगा तो वो कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। उस इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं कि दैट इज डिस्काउंट रेट। तो जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, उस रेट को कहते हैं डिस्काउंट रेट, ठीक है। अब डिस्काउंट रेट में डिस्काउंट रेट रेट से 5%, 6%, कितना परसेंट आप चार्ज करते हो, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक कैसे डिस्काउंट रेट में इंक्रीज या डिक्रीज करके मनी सप्लाई को चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई को कम करना है तो वो डिस्काउंट रेट इंक्रीज कर देगा। डिस्काउंट रेट इंक्रीज करने का मतलब है कि वो कमर्शियल बैंक को कहेगा कि अगर आप हमसे लोन लेंगे तो हम हायर रेट चार्ज करेंगे। तो कमर्शियल बैंक जो है वो इतना ज्यादा पैसा आपसे बारो या सेंट्रल बैंक से बारो नहीं करेगा। अगर आप मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट रेट को बहुत कम कर देंगे, कि आप बोलेंगे डिस्काउंट रेट बहुत कम चार्ज किया जाएगा, आप पैसा लें, इकोनॉमी में पैसा फेंके, लोगों को पैसा दें, ठीक है। तो आप मनी सप्लाई को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो डिस्काउंट रेट इज द रेट through which central bank offer the loan to commercial bank। कमर्शियल बैंक को जो लोन ऑफर किया जाता है सेंट्रल बैंक की तरफ से, उसके अगेंस्ट जो चार्ज किया जाता है उसको कहते हैं डिस्काउंट रेट। जी, डिस्काउंट रेट बताइएगा, समझ आ गया? यस सर। ओके, अच्छा, अब डिस्काउंट रेट जो है उसकी वजह से अगर हम अंडरस्टैंड करें कि डिस्काउंट रेट के चेंज आने की वजह से कैसे मनी सप्लाई जो है वो चेंज हो सकती है। लेट्स से वी हैव पैनल 1, जैसे हमारा पहले था 160 की सिक्योरिटीज थी। आपको पता समझ आती है कि फेडरल बैंक की जो करंट सिक्योरिटी है वो क्या होती है। रिजर्व है 80 के, करेंसी 80 की है, और इसी तरह कमर्शियल बैंक रिजर्व 80, उसका अगर हम 5 टाइम देखें 400 डिपॉजिट, और उसका अगर हम 80% फर्दर देखें तो 320 के लोन्स। तो ये कुछ सिचुएशंस जो है पैनल 1 में ऑलरेडी गिवन है। अगर इस केस में हम मनी सप्लाई देखें तो करेंसी प्लस डिपॉजिट कितना हुआ? करेंसी 80 और 400 के डिपॉजिट। तो हमें पता है कि इस केस में मनी सप्लाई 480 की है। अब कमर्शियल बैंक जो है वो बोरिंग करते हैं 20 बिलियन फ्रॉम द फेड। अब जब फेड से वो बोरो करेंगे 20 बिलियन कमर्शियल बैंक, तो लेट्स से अब उन्होंने क्या करा, उस 20 बिलियन को बोरो करके उसी फेडरल बैंक के पास रिजर्व के तौर पे रखवा दिया। और जस्ट करना ये चाहते थे कि उनकी रिजर्व की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी कि वो और डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सके। उन्होंने उसी सेंट्रल बैंक से लोन लिया। उस सेंट्रल बैंक से लोन लेने के बाद वहीं पे उनके पास ही रिजर्व के तौर पे रखवा दिया। अब उनको जो है खास परसेंटेज पे जो है वो लोन दे दिया गया कि आपको 5%, 6% चार्ज होगा, और लोन जो है वो दे दिया गया। अब जब लोन दिया 20 बिलियन का, उस 20 को उन्होंने क्या करा, सेंट्रल बैंक के पास ही रिजर्व के तौर पे रखवा दिया। अब उनकी जो रिजर्व है वो 100 के बजाय जो है वो इंक्रीज कर गई 120।
अब 120, पहले 100 था तो आप 5 टाइम डिपॉजिट कर सकते थे, अब आपके रिजर्व कितने के हो गए हैं? 120 के। 120 के रिजर्व होने का मतलब 120 का 5 टाइम बताइएगा कितना होता है? 120 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 120 मल्टीप्लाई बाय 5, 600 हो गया। यस सर। यस सर, 600 रुपये। जी सर। ओके, अब इसमें होगा क्या? सर पर पहले उसमें 80 लिखा हुआ है रिजर्व, फिर 20 से इंक्रीज हुआ तो 100 हुआ, फिर डिपॉजिट 5 टाइम मल्टीप्लाई हो गया 500 हुआ है पैनल 2 में। अच्छा, पैनल तो सही है, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, 400 था, 400 से लेट से अब 20 रिजर्व कितने के इंक्रीज हुए हैं? 20 के। अब रिजर्व कितने के इंक्रीज हुए हैं? 20 आपने रिजर्व के तौर पे और एक बात आप यहाँ से देखें, अब 20 और रिजर्व रखवाने का मतलब है उसका 5 टाइम और डिपॉजिट कर सकते हो। माइक ऑफ कर दीजिएगा प्लीज, माइक ऑफ कर दें। सर ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास भी स्टार्ट हो गई है, ऑफ कर देना आप हमारी अच्छा, क्लास जस्ट कंप्लीट जस्ट करके। जस्ट मुझे 10 मिनट दे दें, और उसके बाद जस्ट बस लास्ट इसके बाद टॉपिक है, मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, इसका 5 टाइम जो है, लेट से 100 जो है वो डिपॉजिट इंक्रीज कर गए, ठीक है। अब लाइबिलिटी आपकी ऑब्वियसली वो रहेगी, वो 20 आपको प्लस टैक्स इंटरेस्ट के साथ वापस करने हैं। तो अब मनी सप्लाई कितनी हो गई? 500 प्लस 80, 580 की मनी सप्लाई होगी जब आपने बोरिंग ज्यादा करी, क्योंकि आपको पता है कि वो जो डिस्काउंट रेट था वो कम था, आपने बारो कर लिया। अब डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा तो आप कम बारो कर रहे होगे, और डिस्काउंट रेट कम होगा तो आप ज्यादा बारो करते हो। तो इसी तरह स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक जब उसको मनी सप्लाई कम करनी होती है डिस्काउंट रेट ज्यादा कर देता है, और जब मनी सप्लाई उसको जो है वो ज्यादा करनी होती है डिस्काउंट रेट को कम कर देता है। तो अनदर टूल इज डिस्काउंट रेट। अच्छा, लास्ट जो इस टॉपिक का भी लास्ट है हमारा, वो है थर्ड पार्ट जो इसमें आ जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। जस्ट मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, इसमें होगा क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू मनी सप्लाई को कैसे सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल करता है। अब जब हम प्रीवियसली देख रहे थे तो उसकी बैलेंस शीट में आप देखिएगा एक आइटम यहाँ पे जो सिक्योरिटीज होती थी, ये जो सिक्योरिटीज होती थी ये गवर्नमेंट इशू करती थी, गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक पैसा देता था, ठीक है। अब अगर सेंट्रल बैंक इन्हीं सिक्योरिटीज को उठा के पब्लिक में सेल करना शुरू करते हैं, पब्लिक में सेल करने से मुराद ये है कि वो ये सिक्योरिटीज उठाएगा जो उसने गवर्नमेंट से ऑन की हुई है, गवर्नमेंट से ली हुई है, गवर्नमेंट को पैसा दिया हुआ है, गवर्नमेंट को पैसा दिया हुआ है और सिक्योरिटीज अपने पास होल्ड करके रखी हुई है। अब इस सिक्योरिटीज को अगर सेंट्रल बैंक सेल आउट करना शुरू करते, इस सिक्योरिटीज को लोगों को देना शुरू कर दे, डिफरेंट कंपनीज को देना शुरू कर दे, तो इसका मतलब क्या होगा? लोग पैसा देंगे सेंट्रल बैंक को, पैसा वापस आएगा, पैसा जब वापस आएगा तो मनी सप्लाई कम होगी। जब सेंट्रल बैंक इन सिक्योरिटीज को सेल करेगा मनी मार्केट ओपन ऑपरेशन के थ्रू, तो पैसा वापस आएगा, पैसा सेंट्रल बैंक को लोग दे रहे होंगे, जब पैसा लोग सेंट्रल बैंक को देंगे तो मनी सप्लाई कम होगी। अगर ये सिक्योरिटीज बाय करना शुरू कर दे लोगों से, ठीक है, अगर ये सिक्योरिटीज लोगों के पास ऑलरेडी गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज बाय कर रखी है लोगों ने, तो सेंट्रल बैंक उनको अगर बाय कर लेता है तो इसका मतलब यह सेंट्रल बैंक लोगों को पैसा देगा, लोगों को जो पैसा देगा तो लोगों के पास पैसा इंक्रीज हो जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इस सिंपल केस को जस्ट यहाँ से देखिए, अगर फर्स्ट पैनल में देखिएगा सिक्योरिटी 100 की है, रिजल्ट 20, 80, तो आपको समझ आती है बैलेंस है ये यहाँ पे हो गया। कमर्शियल बैंक का कुछ सिनेरियो इस तरह का है, 25 टाइम 100, 80 लोन्स, और यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है या एक हाउस होल्ड है, आप एग्जांपल ले लें, या प्राइवेट कोई भी कंपनी है जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बाय या सेल करती है। अब उस कंपनी ने डिपॉजिट करवा रखे हैं 5 मिलियन या 5 बिलियन बैंक में डिपॉजिट करवा रखे हैं,
उसने कोई डेट नहीं लिया हुआ, उसकी वर्थ अपनी ही वर्थ है 5 बिलियन की, उस कंपनी की 5 बिलियन उसने पैसा बैंक में रखवा रखा है। अब हमने कहा कि अगर सेंट्रल बैंक इन सिक्योरिटीज को सेल कर दे, अब जो 100 की सिक्योरिटीज गवर्नमेंट से लेके रख रखी थी, गवर्नमेंट को पैसा दे रखा है, अब उस 100 में से 5 की सिक्योरिटी सेल कर दी। 5 की सिक्योरिटी सेल करने का मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक के पास पैसा आ जाएगा। अब ये 5 जो सेंट्रल बैंक ने सेल करी है, अब इसके पास जो पैसा आएगा वो पैसा जो है, लेट्स से सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उस पैसे को उठा के रिजर्व जो लोगों के रखे हुए हैं कमर्शियल बैंक के, उन रिजर्व वालों को दे देगा। तो रिजर्व की पहले लाइबिलिटी 20 थी, अब वो लाइबिलिटी कम होके जो है वो रिजर्व की वो 15 रह जाएगी। अब जब 15 रिजर्व की लाइबिलिटी रह जाएगी तो यहाँ पे भी लाइबिलिटी का इम्पैक्ट, रिजर्व कम हो जाएंगे और लॉन्ग रन में जाके डिपॉजिट भी कम हो जाएंगे नेक्स्ट केस में, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे, हम जस्ट नेट इम्पैक्ट देखते हैं कि अब ये पर्सन क्या करेगा, इसने सिक्योरिटीज बाय करी तो ये इसके पास पैसा नहीं है, इसने जो डिपॉजिट करवा रखे थे वो डिपॉजिट निकलवा देगा, डिपॉजिट 0 हो गए, ये डिपॉजिट निकलवा के इसने पैसा सिक्योरिटीज में लगा दिया। अब डिपॉजिट 0 हो गए हैं यहाँ पे। अब डिपॉजिट 0 होने की वजह से अगर यहाँ पे अगर आप मनी सप्लाई को दोबारा काउंट करते हैं तो मनी सप्लाई हमारे पास क्या होगी, करेंसी प्लस डिपॉजिट। तो इस केस में मुझे बताइएगा करेंसी इस केस में हमारे पास क्या होगी, करेंसी जो है वो 80 की है और यहाँ पे हमारे पास डिपॉजिट 0 हो चुके हैं। पहले डिपॉजिट 5 के थे, 5 यहाँ पे थे, 100 के डिपॉजिट बैंक के पास थे, 105, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 100 डिपॉजिट थे और 80 जो है लाइबिलिटी करेंसी के तौर पे थी, 180 मनी सप्लाई थी। लेकिन इस केस में डिपॉजिट 5 से कम हो गए हैं, इसने बैंक से पैसा निकलवा के वो पैसा सेंट्रल बैंक को दे दिया और सिक्योरिटी में रख दिया है, तो डिपॉजिट 5 से कम हो गए हैं। अब जब डिपॉजिट 5 से कम हो जाएंगे तो डिपॉजिट प्लस करेंसी मनी सप्लाई 5 से कम हो जाएगी, तो 175 हो गई मनी सप्लाई। तो जब कंपनीज जो हैं सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट ऑपरेशन में मनी को जनरेट करने के लिए, मनी जो वापस लेने के लिए उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा, सिक्योरिटी सेल करेगा, मनी सप्लाई कम होगी, सिक्योरिटी बाय करेगा तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है वो सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू कर सकता है, जिसमें जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बाय या सेल करके। अब मैं इन तीनों पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ, जस्ट वन लाइनर के हाउ फेड जो है सेंट्रल बैंक कैसे जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो ज्यादा करेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कम करेगा, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन डिस्काउंट रेट ज्यादा करेगा सेंट्रल बैंक, तो मनी सप्लाई जो है वो आपके पास कम हो जाएगी। डिस्काउंट रेट कम करेगा तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। और इसी तरह लास्ट में ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल करेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बाय करेगा जो सेंट्रल बैंक के एसेट्स हैं, अगर सिक्योरिटीज को फर्दर बाय कर लिया जाए तो मनी सप्लाई जो है उस केस में जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसको दोबारा से सुन लीजिएगा, मनी सप्लाई वाले चैप्टर में से, मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर में से, ये 3 वेरिएबल्स जिसके थ्रू मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। विद दैट जो है हम यहाँ पे अपना जो है इस क्लास को एंड करते हैं। लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, मैं उसको रिपीट कर दूं, अदरवाइज आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें जी। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग क्लास जो है वो लीव कर सकते हैं। फाइनल का सिलेबस जो है अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, जो हमारी बुक 1 है उसका चैप्टर 5, इसमें हमने जीडीपी की कैलकुलेशन और तमाम जीडीपी का पूरा कंप्लीट, जीडीपी कह दिया,
सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, लेबर मार्केट डिस्कस करा था। चैप्टर 5 फ्रॉम बुक 1, ठीक है। चैप्टर 4 इंक्लूड नहीं होगा। फाइनल टर्म का सिलेबस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बुक 1 से चैप्टर 5 कंप्लीट है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, लेबर मार्केट को हमने डिस्कस करा और इन्फ्लेशन के तमाम कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन प्राइसेस और तमाम चीजों को डिस्कस करा। चैप्टर 6 जिसमें हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्कस करा, और जहां तक हमने चीजें डिस्कस करी थी वही जो है वो पेपर का पार्ट होगा। और चैप्टर 7 में हमने फाइनेंस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करा था। फाइनेंस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट और इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज और तमाम और चीजें। चैप्टर 6 भी तो इंक्लूड है ना? चैप्टर 6 इंक्लूड है। चैप्टर 6 में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जितनी भी डिस्कशन करी थी, सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी पर कैपिटा, पॉपुलेशन ग्रोथ, सस्टेन ग्रोथ, सही है। और जितने भी सोर्सेज ऑफ ग्रोथ थे उनको हमने डिस्कस करा था। लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर सप्लाई, वो तमाम चीजें इंक्लूड है। चैप्टर 6 हो गया। फिर उसके बाद चैप्टर 7 में हमने फाइनेंस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट, फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, मनी, इन तमाम चीजों के कॉन्सेप्ट जितने भी डिस्कस कर रहे थे वो इंक्लूड होंगे। फिर इन्वेस्टमेंट जो है उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से आ सकती है, उसको हमने ड्राइव भी करा था, वो आपको पता होना चाहिए, दोनों डेफिनेशन यूज करते हुए इनकम की। उसके बाद फिर हमने डिस्कस करा था लोनेबल फंड मार्केट में इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट क्या है, और इंटरेस्ट रेट जो है लोनेबल मार्केट में डिमांड फॉर लोनेबल फंड और सप्लाई फॉर लोनेबल फंड, उसके फैक्टर्स हमने डिस्कस कर रहे थे। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आता है, उसके अगेंस्ट जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट का इंटरेस्ट रेट होता है। सप्लाई फॉर लोनेबल फंड और डिमांड फॉर लोनेबल फंड, इसको हमने डिटेल से डिस्कस करा था। ये तो था चैप्टर 7। फिर उसके बाद सर, और उसकी फीचर्स और टाइप और M2 और फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, प्रिंटिंग मनी और फैट मनी, बस ये डिस्कस किया था ना? अच्छा, हाँ, मनी सप्लाई वाले चैप्टर 8 में हमने जस्ट मनी के उसकी डेफिनेशन, उसके फीचर, M1 M2, ठीक है, इसको डिस्कस करा था। फैट मनी, कमोडिटी मनी, ठीक है, इसको हमने डिस्कस करा था जस्ट। उसके बाद इस चैप्टर 8 में से, बुक 1 में से जस्ट हमने यही इंक्लूड करा था। फिर उसके बाद हम मूव कर गए थे टुवर्ड फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में जो आज की हमारी डिस्कशन हुई है, और एक केस जो मैंने पहले करवा दिया था उसको आज मैंने जस्ट एक्सप्लेन करा है कि कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट, आउटपुट या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को इक्वल करना होता है गवर्नमेंट ने, उसके लिए पॉलिसी क्या लेके आती है। तो उसके बाद चैप्टर 9 जो है उसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस कर लिया। मॉनेटरी पॉलिसी में मनी की जो हम पिछली बुक से करके आए थे वही चीजें, डेफिनेशन और तमाम चीजें इस चैप्टर में जस्ट चीज इंक्लूड करनी है। वो आपने हाउ फेड या हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी सप्लाई, वो कैसे करता है, ये 3 फैक्टर जो है वो आपको डिटेल से एग्जाम्पल के साथ पता होने चाहिए। ये जो है आप लोगों का फाइनल टर्म का सिलेबस होगा। इसको और जो है, सर इसके बाद अब आप कोई और क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, इसके बाद हमारी कोई और क्लास नहीं होगी। ये जितना भी सिलेबस है मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और जस्ट ओके, अब आप लोगों का जस्ट जो है वो फाइनल टर्म होगा, और एक आप लोगों की शॉर्ट असाइनमेंट होगी जो मैं CR जो है जुएलिया उनके साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों को जैसे एक्सचेंज रेट है, सॉरी, जैसे आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, GDP, इसी तरह के कुछ बेसिक से टॉपिक होंगे जो आप लोगों को मैं बता दूंगा। वो सब लोगों ने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करनी होगी। ये असाइनमेंट कब सबमिट करनी होगी, जब आप पेपर के लिए आएंगे, सही है। पेपर के लिए अब आएंगे तो हार्ड कॉपी, करनी है या हार्ड कॉपी बनानी है? मतलब हार्ड कॉपी उसकी बनाएंगे, आप हैंड रिटन दे सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे ये आप लोगों के पास 1 मंथ का टाइम होगा। जब भी आप पेपर के लिए आएंगे, पेपर देने से पहले, पेपर के लिए आने से पहले आप मुझे जो है वो असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। इससे पहले हम क्विजेज ले चुके हैं, असाइनमेंट हो जाएगी आप लोगों की।
और उसके बाद क्लास पार्टिसिपेशन में टाइम टू टाइम आप लोगों से चीजें पूछता रहा हूँ, तो इसकी बेस पे सेशनल मार्क्स जो है आप लोगों के डिटरमिन हो जाए। ठीक है? सर उसमें सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट बताना है, जो आप हमें असाइनमेंट देंगे हम लोग उसके ऊपर सर्च करेंगे या थोड़ा बहुत लिखना होगा? नहीं, वो एज सच उसमें कोई डिफिकल्टी होगी नहीं। जो भी चीजें हमने डिस्कस करी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। मैं क्वेश्चन जो पेपर असाइनमेंट के तौर पे दूंगा उसमें मेंशन होगा। अगर नहीं समझ आया आप लोगों को तो उसके साथ मैं रिकॉर्डिंग या कुछ इस तरह के 5-10 मिनट की आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक ओके है? सर, थैंक यू। फाइन। विद दैट आई एम गोइंग टू एंड टुडेज सेशन। ओके, ऑलराइट, आप लोग जो है सेशन जो है वो लीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।